मुझे यूपी के लोगों से बहुत प्यार है। जब मैं रात के 2 बजे घर पहुंचती थी तो मेरा बेटा केशव तब सोकर उठता था, तब मेरे साथ खेलता था। अरे पुलिस वाले हैं, क्या काम करते हैं, ऐश करते हैं। संडे इज नॉट योर छुट्टी, सैटरडे इज नॉट योर छुट्टी, नाइट इज नॉट योर छुट्टी, देयर इज नो छुट्टी। वहां से फायरिंग हो रही थी, मैं लीड कर रही थी। सीबीआई से लोग डरते हैं। The records never lie, they will always come back and hit. जब मैं घर में सोती थी रात को, तो रात में AK-47 और बेबी साथ में। मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी आप सीबीआई में NPA में रह ली हो और यहाँ अभी IG इंटेलिजेंस में, क्या आप बंदरों को पकड़ोगी यहाँ? जब हम शुरू में गए यहाँ WCCB तो लोगों ने कहा पेंगुइन, हमने सोचा इनको अंग्रेजी नहीं आती है, पेंगुइन बोल रहे होंगे। 6000 टर्टल टॉर्टोइसेस इसी एरिया से जो आपके जा रहे थे, यहाँ से जाते हुए नेपाल या आदि जा रहे थे, पकड़ तो लिए, अब वो सारे मेरे थानों में घूम रहे हैं, उनके साथ क्या करना है। जब ये बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखी गई और ये भी हुआ कि रिक्रूटमेंट 60,000 का हो गया है, तो उन्होंने कहा कि 60,000 की ट्रेनिंग की तैयारी करिए। रहने की जगह नहीं होती थी, बाथरूम शेड हैं बहुत कम है, महिलाओं को बड़ी प्रॉब्लम होती थी। ये मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था ट्रेनिंग कराइए, अच्छी ट्रेनिंग कराइए, और जो 6 महीने की ट्रेनिंग थी उन्होंने कहा 9 महीने की ट्रेनिंग कराइए। ये एक डिग्निफाइड एक्सपीरियंस कि आपको जब आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप पेड़ के नीचे बैठ करके टाट पट्टी बिछा के बैठ रहे हैं, आप एक स्मार्ट क्लास में जा रहे हैं। 1200 PowerPoint प्रेजेंटेशन ऑन एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट पर। क्या हमें पुलिस से डरना चाहिए या क्या हमें पुलिस हमारी दोस्त होनी चाहिए? थाने पर हमारे हर व्यक्ति जो वहाँ पर है वो एक संवेदनशील। हम जब अपने कांस्टेबल को कहेंगे ही इज एन ऑफिसर, माय कांस्टेबल इज एन ऑफिसर, पब्लिक भी कहेगी मेरा कांस्टेबल ऑफिसर है। इट शुड बी आस्क, एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज, ASK। ऐसे दुनिया में महिलाएं हैं जो हमारे आदमी को 100 मीटर में पछाड़ देंगी ना। मैं जब एकेडमी में भी थे तो लड़कों को 2-4 को तो पटक देती। आई यूज्ड टू लीड माई टीम, आई यूज्ड टू गो ऑन, मतलब अगर आपको पकड़ना है क्रिमिनल में उनके साथ भागती थी। जनता बहुत अच्छी है, केवल हमको उन तक खरा उतरना है। माई यूनिफॉर्म इज माई प्राइड। हेलो एंड वेलकम टू LRC लेफ्ट राइट सेंटर। मैं हूं नितिन सुखीजा और आज जो हमारे मेहमान हैं उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले, उनका तारुफ कराने से पहले एक छोटी सी कहानी कि एक छोटी सी लड़की थी, शिमला में हिमाचल प्रदेश में रहती थी। बचपन में अपने पापा की टोपी पहन के कहती थी कि मैं बड़ी होकर पुलिस फोर्स में जाऊंगी। बड़ी हुई, उसने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, लॉ पढ़ा और लॉ में इतनी प्रखर विद्यार्थी थी कि बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक पहुंची, उनके पेपर वहां भी गए। पर फिर वो वापस आई और अचानक उन्होंने तय किया कि वो जो बचपन का सपना था टोपी पहन के पुलिस में जाने का, उसको पूरा किया जाए। और फिर वो बनी हिमाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी और फिर उत्तर प्रदेश में आकर के पहली महिला IPS अधिकारी जिन्हें एक गैलेंट्री मेडल मिला, प्रेसिडेंशियल मेडल मिला, और आज वो DG ट्रेनिंग के पद पर आसीन है। तिलोत्तमा वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस। तो जो कहानी मैंने आपसे सुनी थी, मैंने चुरा ली आपके इंट्रोडक्शन में कि वो बचपन वाली, उसी से बात शुरू करते हैं मैम कि ये कीड़ा कि हम मुझे पुलिस वाला बनना है, ये कैसे आया बचपन में? देखिए, ये कैसे शुरू होता है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, पर इतना मुझे याद है कि मेरा स्कूल जो लोरेटो का एक अंग था, शैली डे स्कूल, बिल्कुल मॉल रोड शिमला पर है। और स्कूल में पहली कक्षा में रही होंगी। जब मैं वहाँ से घर आती थी, मेरे फादर SP थे तब, SP शिमला, और बिल्कुल स्कूल के नीचे ही एक सेंट्री पोस्ट थी, एक कांस्टेबल खड़े रहते थे। और मेरे फादर जब मेरे को लेने आते तो वो सैल्यूट करते थे उनको, और जब वो सैल्यूट करते थे तो मुझे ये नहीं मालूम कि मुझे अपने फादर में कितना पुलिसमैन दिखता था, पर वो सैल्यूट करते हुए सिपाही में ज़रूर दिखता था। तो मैं बहुत गौरवान्वित फील करती थी कि अरे मुझे सैल्यूट मिल रही है। तो वही देखते देखते कभी कभी घर में भी प्राय ये जो उनकी टोपी थी हम पहन लेते थे, और लगता था कि हम बिल्कुल इनकी तरह बनेंगे या उस सिपाही की तरह बनेंगे जो रोड पर खड़े हैं। तो ये कहानी वहाँ से शुरू होती है। और आपके पिताजी भी हिमाचल के पहले IPS अफसर थे। मतलब आपके परिवार में शुरू से ही रहा है कि भाई ये कदम लेना कि भाई हम पुलिस में जाएंगे, और उनकी क्या कहानी रही, कैसे वो शुरुआत पे आए? मेरे पिताजी की तो मैं कहूँगी कि अलग ही कहानी रही, क्योंकि हम तो फिर भी उस परिवार में पैदा हुए जहाँ पर आप कहते हैं कि सब सुख सुविधा रही होगी, पर वो एक गांव से थे। हिमाचल के गांव है पहाड़ में, लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है, थानाधार उसका नाम है।
अक्सर वहाँ पर सभी वही था, प्राय गाय, बहुत सारी गाय होनी, बहुत सारे, तो उसी के साथ वो बड़े हुए। स्कूल यदि जाते थे तो कभी कभी उनका कहना है कि पूरा जूता भी अच्छा नहीं होता था, और एक पहाड़ की शिखर से चढ़कर दूसरी जाकर उनका स्कूल था, और स्कूल में मेरे ख्याल से जो उनकी पढ़ाई हुई, पढ़ने में अच्छे रहे होंगे। बाकी सिस्टर्स और ब्रदर्स को भी उन्होंने पढ़ाया, सबसे बड़े ये थे। फिर वो आ गए, एक दिन उनके मन में आया कि हम शिमला जाएं और वहाँ और पढ़ाई करें। शिमला आए तो पढ़ाई उन्होंने वहाँ पर पूरी अपनी 10वीं की कक्षा की। तब अपने एक दोस्त के साथ उन्होंने एक फ़ोटो दिया। दोस्त बहुत अच्छे थे, अच्छे समृद्ध परिवार के थे। उन्होंने भी अपना फ़ोटो भेजा और इन्होंने भी अपना फ़ोटो भेजा, और फ़ोटो भेजा कलकत्ता कि हम हीरो बनते हैं। तो ये बड़ी मज़े की बात है कि इनका फ़ोटो चुन लिया गया और ये कलकत्ता भी गए। अब मैं पिक्चर का नाम भूल रही हूँ, उन्होंने मुझे बताया था, तो वहाँ के लिए सेलेक्ट भी हुए, पर क्योंकि पहाड़ी की भाषा बोलते थे, हिंदी का उतना अच्छा उनका उच्चारण नहीं था, तो उनको कहा गया कि थोड़े दिन आप रुको तो आपको ये सिखाया जाएगा। तो पैसा भी इनके पास बहुत नहीं था उस समय। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि दिस मस्ट बी व्हाट 50 60s, दिस ही 61 बैच, 61 बैच है, तो मुझे लगता है कि 4-5 साल पहले 55 उसके के आसपास रहे होंगे, छोटे ही रहे होंगे वो वक्त जब केन सिंह वगैरह आए, वो सब कलकत्ता से ही तो आए थे उस हाँ, जमाने तो में। वो वाली बात रही होगी। तो फिर मेरे उन्हीं के मतलब जो रिश्ते में एक एमएलए थे, उन्होंने फ़ोन किया वहाँ जाकर, जैसे भी पहुँचा होगा, कि भैया घर से निकल कर आया, इस लड़के को वापस भेजो। अब भी हमें बताते हैं कि उसी फिल्म इंडस्ट्री में उन किस प्रकार के लोग थे कि उन्होंने उनको 20 या 25 रुपया दिया कि बेटा जा, तू अपने घर जा, है ना। और घर आने के बाद फिर कहीं उनको सोच आया कि मैं पढ़ाई कर लूँ। पढ़ाई में अच्छे रहे होंगे क्योंकि पहले ही अटेम्प्ट में वो आईपीएस में आए। उसके बाद एक और एग्ज़ाम होता था, उसके लिए वो बीमार हो गए, या तो उनका कहना है कि आईएएस के लिए उन्होंने कोशिश की थी, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो ही वॉज द फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर, एंड आई वुड से हिज सिचुएशन वॉज नॉट इज़ एज इक्वल टू सो मेनी पीपल जो आज कोशिश करते हैं कि आप उस मुकाम तक पहुंच पाएँ। तो उन्होंने अपने लिए नहीं, पूरे उस एरिया के लिए एक मिसाल, एक रास्ता खोला। हाँ, एक रास्ता खोला, एक मिसाल खोली। तो मैम फिर आपकी कहानी पे हम वापस आते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग है वैसे कि अगर मान लीजिए वो फिल्मों में चले गए होते और वो फिल्मी हीरो बन गए होते, तो आप अगर आप ये बोले कि ये एक तरह से कि चूंकि वो पुलिस ऑफिसर थे और आपके जीन्स में वो आया और आप पुलिस ऑफिसर बनी, तो शायद आप भी इस वक्त शायद फिल्म इंडस्ट्री में होती। हाँ? अब मेरा कहना बहुत मुश्किल है, पर मैं इतना उनका कह सकती हूँ कि लोग वहाँ शिमला में कहते थे कि सुंदर थे देखने को। जब एसपी भी थे तो कहते थे कि बहुत सारे लोग उनको बाहर देखने को निकलते थे कि भाई ये एसपी है। तो पर वो चलिए, वो कहानी अलग हो गई, रास्ता अलग हो गया। और आज मुझे लगता है कि जहाँ हम हैं उसका एक अलग ही दायित्व है जो हम सोसाइटी के लिए अपनी ओर से कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपने बीए किया, फिर आपने लॉ पढ़ा, और अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो मेरी आपसे बात हुई थी कि एक किस्सा है कि आप इंटरनेशनल कोर्ट में आपने प्रेजेंट किया, तो वो अगर आप बताना चाहें कि वो क्या किस्सा था। मैंने पढ़ाई में मैं ठीक थी। मैंने लोरेटो से 10th किया, 12th मैंने वहाँ केंद्रीय विद्यालय से किया, वहाँ भी आई वॉज द हेड गर्ल एंड आई टॉप्ड। फिर मैंने ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स किया यूनिवर्सिटी से, बीए, उसमें भी आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट। लॉ में भी मैंने टॉप किया। फिर उसके बाद 1988 में जैसे मैं ये कंप्लीट किया, एलएलएम में ज्वाइन किया था, तो एक पेपर मैंने लिखा था, और किसी ने मुझे सुझाव दिया वहाँ पर कि आप इसको भेजो, और आई डोंट नो हाउ, किस कनेक्शन से वो एकदम हमारा पेपर पहुँचा और मेरी सिलेक्शन हो गई। और अब आप मानिए कि सिलेक्शन 22-23 साल की लड़की शिमला से निकली हुई पहली बार जाए। इससे पहले मुझे याद भी नहीं है कि हम प्लेन में कभी बैठे भी होंगे। वहाँ से हेग नेदरलैंड्स पहुँचना और फिर उस जगह तक पहुँचना एक बड़े अपने में ही, मुझे लगता है कि आई एम टॉकिंग ऑफ 1988, और मैं श्रेय देती हूँ अपने पेरेंट्स को कि एक लड़की को उन्होंने तब भी जाने दिया, इंडिविजुअली अलोन टू अटेंड दैट। वहाँ पर मैं सबसे छोटी थी, बहुत जगह से प्रोफेसर्स थे, बहुत सारे। मैंने लगभग 1 महीने वहाँ हम रहे, पेपर को मैंने प्रेजेंट किया, पर इसको और उत्तीर्ण और अच्छे करने की आवश्यकता थी। तो ये कहा गया कि वापस आइए, आप अच्छा कर फिर इसको फिर भेजिएगा, सो दैट वी कैन वॉट एवर वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। वापस आने पर दिशा बदल गई। वापस आए तो लगा कि किसी ने सुझाव दिया कि क्यों नहीं हम सिविल सर्विसेज के लिए बैठे। 88 के एंड की बात है ये, और फिर 89 में मैंने फिर
अलग दिशा लेकर 1 साल घर बैठकर पढ़ाई करी। तो ये जो डिसीजन था आपका कि भाई मैं अब लॉ पढ़ लिया मैंने और मैं लॉ में बहुत अच्छा कर सकती हूँ, और उस उम्र में ही आप हेग हो आई, और इट वाज अ बिग थिंग, It was a big thing. मतलब I remember that incident because उस समय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज मिस्टर नागेंद्र सिंह, और वो उन्होंने मुझे घर पर बुलाया, उनकी वाइफ दोनों ने। आई स्टिल रिमेंबर हिम वेरी फॉन्डली। उन्होंने मुझे घर पर बुलाया, मुझे खाना खिलाया, चॉकलेट्स दिए और मेरे पिताजी से बात कराई। तो आज भी बड़े, माय फादर स्टिल इज़ 90, डूइंग वेरी वेल, आज भी बड़े गर्व से कहते हैं कि मुझे 2 अवसर हैं ज़िंदगी के जब फ़ोन आया तुम्हारा और बहुत अच्छा लगा। एक था फ्रॉम दिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। That's a big thing, मैम। Yeah, it's a big और वो thing, yes. छोड़ के सडनली आपने कहा कि यार मैं वापस वो बचपन का सपना पूरा करती हूँ कि मुझे सैल्यूट मिलता था और मुझे बड़ा गर्व होता था उस बात पे। तो वो तो फैमिली, यू नो, योर फादर ऑफ कोर्स वाज एन ऑफिसर एंड योर मदर, सो ये एक घर पे ये बात करना कि अब मैं ये लीप लेने जा रही हूँ, यहाँ तक पहुँच के मैं इसको परस्यू नहीं करूँगी, मैं एक बार कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं सिविल सर्विसेज में एग्ज़ाम दूँ। तो ये घर पे सपोर्ट सिस्टम कितना रहा इस बात के लिए, क्योंकि एक रास्ता पकड़ा था, चल रहे थे, तो जब बच्चे वो करते हैं तो एक बार होता है कि क्या कर रहे हो भाई, अच्छा खासा तुम अपना करियर बना रहे थे, ये कहाँ से वापस आ गया कि फोर्सेस में आना है। और कितना वक्त लगा आपको? अपने पहले साल में ही क्लियर कर लिया था? हाँ, पहले साल में क्लियर कर लिया। तो कैसा था घर पे माहौल वो उस वक्त? घर में इंटरेस्टिंगली फादर पुलिस फोर्स में होने के नाते वट एवर रीज़न वो बहुत बिजी अपने हिसाब से रहते थे। मेरी मदर एक बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम जो कभी इंटरफेयर नहीं किया। तो मुझे याद भी नहीं है कि कब मेरा यहाँ से वहाँ ट्रांजिशन हो गया। उनकी ज़िंदगी में एक ही मकसद था विच इज़ वेरी वेरी क्लियर। वेदर मेरी सिस्टर थी, हम 2 बहनें थी, एक भाई थे, तो एक था कि ज़िंदगी में पहले कुछ बन जाओ। तो ये नहीं था कि आपको लॉयर बनना है, ये बनना है, बस ये था कि बेटा बनो कुछ। बस उसी राह पर हम चल दिए और जितना मुझे सपोर्ट मिला होगा, उनका सपोर्ट ये था कि जब हम पढ़ते थे तो घर में हमारा 24 आवर वो हमारे साथ रहती थी कि भाई यू आर फाइन, डूइंग वेल। और वही वक्त था जब आपके घुंघराले बाल जो हैं वो सीधे हो गए। ये वाला किस्सा भी मैं सुनना चाहूँगा। तो लोग कई तरीके से पूछते हैं कि आपने कितनी मेहनत की, कितना पढ़ाई की। तो मेरे सब्जेक्ट्स भी अलग थे, मैंने इंग्लिश और लॉ पढ़ा था, पर फाइनली जो मैंने सब्जेक्ट्स लिए उस समय सब लोगों ने कहा कि लॉ बहुत, इट इज़ टू ह्यूज अ सब्जेक्ट एंड इंग्लिश लिटरेचर इज़ टू ह्यूज। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी लिया। तो ऑब्वियसली 2 नए सब्जेक्ट्स हैं तो आपको पढ़ाई तो करनी है। तो कुछ समय मेरे फादर पोस्टेड कश्मीर में थे, वहाँ पढ़ाई की। व्हेन ही गॉट पोस्टेड टू दिल्ली, बिल्कुल एम्बेसडर होटल आपका है, उसी में फ्लैट था बीएसएफ का। मुझे लगता है कि 8-9 महीने मुझे लगता नहीं मैं घर से निकलती भी थी, कितनी पढ़ाई की। तो मेरी माँ तब कहती थी, मेरा बहुत परेशान होती थी कि मेरे बड़े कर्ली हेयर हैं वेरी। तो तब उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम गंजी हो जाओ, ये समय सही है कि तुम्हारे सीधे बाल हो सकता आ जाए, कोई देखेगा भी नहीं, घर में ही रहना कोई देखेगा भी नहीं। तो अब चलिए, ये तो बड़ी अच्छी यादें हैं कि फिर आपने क्लियर किया और आपकी पोस्टिंग हुई। एक महिला पुलिस ऑफिसर जब आप आईपीएस बनी, तो उस वक्त आज भी एक वो जेंडर रोल प्ले करता है, एंड वील टॉक अबाउट दैट। बट उस वक्त इन 89 90 दैट एरिया, व्हेन यू नो दैट इज ऑलमोस्ट 35 इयर्स बैक, जब आप ने वो पोजीशन ली और आप सीधे फील्ड में गई, तो पहली पोस्टिंग थी कहाँ पर, और पहली पोस्टिंग पे पहला रिएक्शन क्या था जब आप अपना एक सपने लेकर के भाई अब मैं अफसर हूँ, मैं जा रही हूँ मैदान में, तो यू नो फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है कि मैं किसी दफ्तर में आता हूँ, मैं आपके दफ्तर आया तो मुझे लगता है कि यार ये सेटिंग है, ऐसा होता है डीजी का ऑफिस। तो जब आप पहली बार एक पोस्टिंग पे गई ट्रेनिंग के बाद, तो पहला एक्सपीरियंस क्या था? एक्सेप्टेंस कितनी थी, रिलक्टेंस कितनी थी, जगह कैसी थी, सुविधाएं क्या थी? एक छोटा सा ग्लिम्स अगर आप उस जर्नी में थे तो फिर हम उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। तो पहले तो ये कहें कि जब हम नेशनल पुलिस एकेडमी में थे, मेन चीज़ कहना ये है कि नेशनल पुलिस एकेडमी में हमको किस प्रकार की ट्रेनिंग मिली। तो ये हमसे पहले भी कुछ लेडी ऑफिसर्स रही, तो रास्ता बन गया था
जब हम गए तो वहाँ कहीं ऐसा भेदभाव नहीं लगा कि ये महिला की ट्रेनिंग हो रही है, जेंटलमैन की ट्रेनिंग हो रही है। तो ट्रेनिंग बराबर थी और परिश्रम बराबर था। कहीं ये नहीं था कि भाई विमेन ऑफिसर को कम लैक्सिटी देनी है, बल्कि यदि हमारे स्क्वाड भागते थे तो सबसे पहले गर्ल्स को रखा जाता था कि आप यू विल बी द वन हु विल सेट द पेस। सो दैट वाज द सॉर्ट ऑफ इक्वालिटी दैट वी गॉट देयर। पर उसके बाद जैसे आपने कहा कि मेरी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई, अंडर ट्रेनिंग आप स्टेट को आते हैं, उत्तर प्रदेश जब मैं पहुँची तो मुझे मिला अंडर ट्रेनिंग एज एएसपी गोरखपुर में। तो कुछ बहुत मीठे यादें होती हैं, कुछ स्मरण आप ऐसे करते हो जो आपके साथ फिर भी याद रहता है। तो मुझे याद है कि यंग बिल्कुल नए थे हम, 24-25 साल की तो थे। तो जब वहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद पहले तो जहाँ रहने को था कमरा, गोरखपुर में मच्छर बहुत होते हैं, तब तो और भी ज़्यादा मच्छर थे। तो पीएसी में एक गेस्ट हाउस में कमरा था छोटा सा, छोटा बड़े की तो बात ही नहीं, पर वो इतने मच्छर थे कि आदमी, हम सोचते थे कि बाहर रहना उचित है, ना कि कमरे में हम आए। जहाँ तक सवाल था कि मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट कैसा रहा, मेरे जो उस समय के वर्तमान एसपी साहब थे वहाँ पर, जो भी कारण रहा होगा, वो बहुत कंफर्टेबल या तो विमेन ऑफिसर के साथ नहीं थे या जो भी अन्य कारण रहा, तो मुझे बहुत समय नहीं देते थे और अक्सर काफ़ी घंटे, ये मैं कहना चाहूँगी काफ़ी घंटे मुझे उन्हीं के ऑफिस के बाहर खड़ा रहना पड़ता था। तो बहुत अच्छा मेरा उस समय का एक्सपीरियंस नहीं रहा। भले सपोर्टिंग अन्य ऑफिसर्स ने दूसरे डिस्ट्रिक्ट से मुझे बहुत सपोर्ट किया, सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि डोंट वरी, इन टाइम आप ज़रूरत हो तो आप हमारे पास आओ, हम भी आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो वो जो छोटा सा समय था मेरा वहाँ पर, वो बहुत उतना अच्छा नहीं था। उसके बाद मेरी नेक्स्ट पोस्टिंग हुई एज रेगुलर एएसपी, जो फर्स्ट टाइम आप पोस्ट होते हैं। वो भी बड़ा मज़ेदार किस्सा है। जब हमारी पोस्टिंग हुई तो वहाँ जो उस समय के एसएसपी थे, एसएसपी बनारस, जैसे ही उन्होंने सुना कि अरे महिला पोस्ट हो गई है, तो उन्होंने कहा अरे ये कहाँ से मिल गई हमको। तो उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं भाई यहाँ मत भेजिए, यहाँ बनारस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आप बताइए एएसपी दशाश्वमेध देखता है और हम इनको नहीं दे पाएंगे वो। तो वहीं उस समय डीआईजी रेंज थे, ही टुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड। उन्होंने कहा कि आएंगी तो यहीं आएंगी, हाँ। और हम फाइनली लैंड किए बनारस में। मुझे वही सर्कल मिला, दशाश्वमेध सर्कल, और साथ ही साथ रूरल सर्कल भी एक मिला। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बिकॉज़ जितना भी मेरा वो समय रहा, जो एसएसपी साहब थे उनकी धारणा बदल गई। मैं समझती हूँ कि महिलाओं के पुलिस ऑफिसर्स के प्रति ही नहीं बदली होगी, पर महिलाओं की काबिलियत की तरफ भी बदली होगी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम रिवर्स कर लेते हैं। जब आप एकेडमी में थी तो एकेडमी में ही आपके तब पति नहीं थे और आपकी उनसे भी मुलाकात हुई। तो ये जो एंड ऑब्वियसली ही आल्सो गॉट पोस्टेड राइट आफ्टर दैट। तो आप लोगों की शादी कब हुई? और क्या जब बनारस में आप थी तो क्या आपकी शादी हो चुकी थी सेकंड पोस्टिंग के टाइम पे? और कहाँ पोस्टिंग शुरुआत में ही, जब एक यंग कपल की शादी होती है और दोनों आईपीएस अफसर हैं और दोनों को अपने करियर में कुछ करके दिखाना है और बहुत सारा उस वक्त प्रेशर बहुत होता है काम का, तो वो भी मैनेजमेंट साथ साथ चल रहा होगा ना, तो वो कैसे मैनेज किया आपने? सो इंसिडेंटली मेरा आंध्रा कार्डर था। हाँ। शादी ऑफ कोर्स हम क्योंकि एनपीए में मिले थे, और शादी मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने से पहले हो गई थी। 91 में मेरी शादी हो गई और कंप्लीट ट्रेनिंग सेकेंड फेज़ के लिए हम वापस आए, तब हम शादीशुदा थे। मेरा कार्डर आंध्रा था, पर बिकॉज यू कम बैक ऑन मैरिज बेसिस, तो मैं उत्तर प्रदेश आई। उनका कार्डर यूपी हाँ, उनका कार्डर यूपी। तो ये पहले कुछ समय आप समझिए कि मैं रंगारेड्डी आंध्रा रही और ये रहा। तो तब हम यात्राएं करते थे, आप जो आपने पूछा है, सेकंड क्लास में ट्रेन में बैठकर कि 24 से 36 घंटा। तो वो हमें मिलने आते थे जब चुरा के समय मिल गया, या मुझे मिलने को 36 आवर्स ऑफ सेकंड क्लास, नॉट इन एसी, आई एम टॉकिंग स्लीपर क्लास में आप कहीं आपको जगह मिल गई, आप आए। पर उसके बाद फिर मेरे अंडर ट्रेनिंग, मैंने कहा जैसे मैं गोरखपुर में थी, वो बनारस में थे, और उसके बाद मैं बनारस में जब आई एज एएसपी, तो तब वो एसपी रूरल वहाँ पर थे। पर तब मेरा बेबी भी हो गया था उस समय, आई हैड अ स्मॉल बेबी। जब मैंने ज्वाइन किया तो आफ्टर 7 months आई ज्वाइंड एज एएसपी। तो बेबी बहुत छोटा था, बट ही वॉज देयर, आशीष वॉज देयर एज एएसपी, एज एसपी रूरल। So you were not working under him, as in No, we were not. I was working with the SP city. तो ये अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है ना कि भाई
एसपी सिटी इधर हैं, एसपी रूरल है, उनको भी पता है, उनको ये भी पता है कि ये उनकी पत्नी है, पर आप यू हैव टू रिपोर्ट टू हिम आल्सो। ये और ये हर फील्ड में है, मतलब जस्ट बिकॉज आई एम टॉकिंग टू यू, बट एक्टर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, दोनों एक्टिंग कर रहे होते हैं, सिंगर्स होते हैं, राइटर्स हैं, अलग जर्नलिस्ट हैं, हस्बैंड वाइफ साथ में काम करते हैं, पर वो साथ में काम कर रहे होते हैं या अलग अलग काम करके टाइम से घर आ जाते हैं। ये जो डिमांडिंग जॉब है, जैसे अब आप अगर आप एसपीसीटी के साथ काम कर रही थी, आपकी अलग रिपोर्टिंग टाइम्स होंगी, आपके घर जाने का टाइम अलग होगा, बच्चा छोटा है, तो वो प्रेशर्स और अर्ली मैरिज में, मतलब शादी के शुरुआती दिनों में काम भी, करियर भी बनाना है, और वो मैनेज करना है. I mean, yes, you have the perks. You will have people working, Yes. you know, at that IPS Yes, officer. we So do you'll have have a that decent support, house and yes. people helping you out. But as a person, as a mother, so what time would you go back home? For example, you know, in So of course the दशाश्वमेध में शाम को आरती हो रही है, उसके yeah. बाद ही सब निपटेगा. तो child needs a mother. That is a very hectic area. दशाश्वमेध means दशाश्वमेध और आपका जो वहाँ मदनपुरा, गदौलिया, आपका विश्वनाथ, तो आप समझ लिए अगर आप 24 घंटे भी कम है वहाँ के लिए, और वहाँ के लोग रात को सोते नहीं है, शिफ्ट सिस्टम में भी सोते हैं और जगा हुआ है, तो अगर जगी हुई जगह है तो ऑब्वियसली पुलिस को तो वहाँ रहना ही है. तो जब मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है कि हम लोग दिन में तो करते ही थे पुलिसिंग जो करनी है आपको, रात को हम पेट्रोल करते थे, और मेरा तो रूरल एरिया भी था, पर जब पेट्रोल करते थे तो एसपी सिटी बहुत बढ़िया ऑफिसर थे, बहुत सीखने को मिला है वुड से. तो पीपी त्रिपाठी साहब थे, रात को पर उनका एक तरीका था सबको इंश्योर करना कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कि रात के 12 बजे हमें एसपी सिटी के ऑफिस में मिलना होता था, और जो उस दिन की गतिविधियां हैं या अगले दिन कुछ है तो वहाँ फीडबैक देना होता था. तो वो सबसे फीडबैक लेते थे, और आप समझ लीजिए कि मैं रात को 2 बजे, कोई दिन नहीं रहा होगा जब मैं वहाँ पोस्ट नहीं हुई, कि रात के 2 बजे हम घर नहीं गए होंगे, और कोई ख़राब भी नहीं लगा, बिकॉज ऑब्वियसली देयर वाज अ सपोर्ट सिस्टम. जो आपने कहा कुछ हद तक, मेरे इन लॉज भी वाज अ बिग सपोर्ट. दोनों प्रोफेसर्स थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और एक MNR इंजीनियरिंग कॉलेज में इलाहाबाद में, वो आ जाते थे. बट माई हस्बैंड ऑल्सो सपोर्ट, बिकॉज कुछ बाहर उन्होंने भी बहुत बाहर लिया कि बेटी को. पर जब मैं रात के 2 बजे घर पहुंचती थी तो मेरा बेटा केशव तब सोकर उठता था, तब मेरे साथ खेलता था. सो यू नो, it is amazing to see that yes, how in difficult situations also we can work. So this is what my experience was, because मुझे याद नहीं है कि मुझे वो समय खराब लगा, जबकि मैं कह रही हूँ कि गोरखपुर का समय मुझे ठीक नहीं लगा. ये अर्ली 90s है, ये अर्ली 90s का पीरियड. यस यस. अब ये एक बहुत लेमैन की तरह मैं पूछ रहा हूँ मैम, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ कॉप्स, तो मुझे कुछ कुछ पता है, बट जनरली एक जनता में इम्प्रेशन होता है कि भाई अरे पुलिस वाले हैं, क्या काम करते हैं, ऐश करते हैं. अगर IPS अफसर है तो अफसर ब्यूरोक्रेसी तो साहब नीली बत्ती है, लाल बत्ती है, और फला है और ढिमका है, और 4 लोग पीछे पीछे चल रहे हैं. और पर ये पक्ष पुलिस का कि रात में 12 बजे मुझे पेट्रोलिंग के बाद रिपोर्ट करना है, और सीनियर ऑफिसर्स हैं सारे, और वो कर रहे हैं, और वो जिम्मेदारी लेकर के समा, ये कई बार होता है ना, ये पक्ष जाता नहीं है लोगों तक. ये पता नहीं चलता है कि देयर इज सो मच हार्ड वर्क इन you know in policing. Yes. And there is, it's not only the power that the uniform gives you. There is a lot of responsibility. मतलब I agree. तो वो एक तो ये पक्ष कभी जाता नहीं है. गुड दैट आई एम टॉकिंग टू यू, तो आपके जरिए ये बात मतलब पता लग रही है, स्पेशली एज अ वुमन ऑफिसर. वन रियलाइजेस दैट यू नो देयर, कितना भी आप जेंडर इक्वालिटी कर लीजिए, माँ तो माँ होगी, घर तो घर संभालना ही होगा, वो जाके बच्चे तो माँ को चाहेंगे ही चाहेंगे ना. अब आप वहां से जब चलिए, मतलब अच्छा है कि यंग एज में बच्चे बड़े हो रहे थे, आपकी पोस्टिंग्स होती गई, एंड लार्जली यू एंड मिस्टर गुप्ता वर क्लोजर, आसपास ही पोस्टेड रहे कहीं. आसपास, बट ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन द फील्ड, यू, इट इज ओनली आसपास, बट यू आर नॉट टुगेदर. हाँ, मतलब वो छुट्टी के दिन मुलाकात होगी टाइप का. नहीं, छुट्टी भी नहीं होती. छुट्टी भी नहीं होती थी. हाँ, छुट्टी भी नहीं होती. ये सोचना जरूर नहीं सोचना पड़ता है कि छुट्टी भी होती है. छुट्टी कैसे हो जाएगी? हाँ, छुट्टी के, इफ अ डिस्ट्रिक्ट इज अ लाइव डिस्ट्रिक्ट जहाँ क्राइम तो छुट्टी के दिन भी आता है, तो ये तो संभव नहीं है कि आपको छुट्टी आपको लेनी पड़ती है. तो संडे इज नॉट योर छुट्टी, सैटरडे इज नॉट योर छुट्टी, नाइट इज नॉट योर छुट्टी, देयर इज नो छुट्टी. एंड एवरी पुलिस ऑफिसर एक्सपीरियंसेस दिस, एंड स्पेशली इन अ स्टेट लाइक UP,
यूपी में देखिए And लोग that बहुत too, Eastern UP was known for it. ईस्टर्न यूपी वेस्टर्न क्राइम इज देयर यू Yeah, नो, और वो क्राइम समय देखकर नहीं आता, खासकर विंटर के टाइम में। आगे आगे पीछे तो आता ही है, उस समय बहुत डकैतियां होती है। विंटर टाइम है, अंधेरी रातें हैं, जो कोहरा है। हाँ कोहरा है, और रात के 3 बजे मुझे बहुत अच्छे से स्मरण है कि कितनी डकैतियों के लिए हम रात के 3 बजे पता चला है तो उठकर आप गए हैं, और जब आप नहर के किनारे आप गए हैं तो बिल्कुल ऐसा कोहरा होता था, लगता है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सो इंसिडेंट मैनेज करना, आपको वो करना, और it is not an easy task at all. There is no, if you are in the field, you are 24, you have to understand. मेरे पेरेंट्स मेरे पास एक बार आए तो उन्होंने 3 दिन रुक कर चले गए कि तुम्हारी तो शक्ल ही नहीं दिखती, तो फ़ायदा क्या आने के। सो मैं वो बात कह रही हूँ जो हर पुलिस ऑफिसर एक्सपीरियंस करता है, और जो रोड पर पुलिस ऑफिसर है हमारा, हिज लाइफ इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट, उसकी लाइफ और भी डिफ़िकल्ट है। तो मैम आपकी मल्टीपल पोस्टिंग्स रही, उससे पहले कि हम आपकी सेंट्रल पोस्टिंग्स पे एक बार बात करें, बिकॉज इट्स डिफरेंट प्लेसेस, यू हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, हर जगह का एक अलग कलेवर होता है, अलग कहानियां होती हैं और अलग अनुभव होते हैं। और एक हाथरस वाला किस्सा है। तो उस वक्त योर हस्बैंड वाज इन अलीगढ़। हाँ, माय हस्बैंड वाज इन अलीगढ़, यस। तो ये हाथरस वाला किस्सा जरा अगर आप बताना चाहें। हाथरस का किस्सा ऐसा है कि मैं पोस्टेड थी एज एसपी हाथरस। दिस इज़ 99 और 2000, 99 के एंड में और 2000 में मैं पोस्ट हुई, और बगल में मेरे हस्बैंड थे, अलीगढ़ में बटालियन उन्होंने लिया था, सो दैट मेरे दोनों, दूसरी बेटी भी हो गई थी, दोनों बच्चे उनके पास थे। तो ये मुझे याद है अभी भी अच्छे से कि ये दिन के भरी दोपहर की बात थी, लगभग 12 बजे, जब सूचना मैं ऑफिस में बैठी थी, सूचना मिली कि 4-5-6 बदमाशों ने, सिंडिकेट बैंक है सादाबाद में, बिल्कुल मथुरा से जुड़ा हुआ है आपका, तो वहाँ पर डकैतों ने आकर जो गार्ड है उसको और एक और बैंक के कर्मी को वहीं पर स्पॉट पर मार दिया है, और कैश को लूट कर चले गए। उनके पास 1-2 गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल, सूचना इतनी ही मिली। तो हम तुरंत, मेरे पास जितनी भी वर्क फोर्स थी, आई इमीडिएटली लेफ्ट फॉर द स्पॉट, और जितने मेरे थाने थे, या आगरा को भी मैंने सूचित किया, मथुरा को सूचित किया कि आप अपने बैरियर लगाइए। तो जैसे ही हम ऑब्वियसली स्पॉट पर तो पहुंचना है, जानकारी करनी कि क्या हुआ, तो हमने तुरंत उनको फॉलो करना शुरू किया। तो मुझे याद है कि हम वहाँ स्पॉट पर 12:30 तक पहुँच गए होंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ हमको वो एरिया जहाँ जहाँ से वो निकले हैं, कहीं गाड़ी, कहीं उन्होंने मोटरसाइकिल इस्तेमाल किया है, और उसके बाद फिर वो पैदल चलने लग गए, क्योंकि वहाँ जंगल, छोटा सा नहर के किनारे, जो उनको मिला, और वो जो हमको सूचना मिलती गई, मैं और मेरी पार्टी उनके पीछे लगे रहे। बल्कि मुझे अभी भी बहुत अच्छे से स्मरण है, जब 2 या 3-2.5 घंटा हो गया होगा चलने के बाद, क्योंकि ये 12:30 की बात है। आई थिंक फाइनली द इंसिडेंट जब हुआ, ये इनकाउंटर वाज अराउंड 4:35, 2.5-3 घंटा हो गया, तो हमारे लोग निराश हो गए। उन्होंने कहा मैम कुछ तो पता नहीं चल रहा, कहाँ चले गए, क्या हो गया है। और फाइनली हमने कहा, एक लीडर की एक क्वालिटी जो होती है, आपको लेकर चलना है। आप स्वयं भी अगर निराश हो रहे हैं तो आप निराश नहीं हो सकते, दिखा नहीं सकते कम से कम। आपको बताना है कि नहीं, हम अभी भी, देखिए, लगे वी विल विन, वी हैव टू विन। देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई है, वी विल नॉट लेट इट गो बाय। एंड फाइनली हम एक चलते चलते एक चरी के खेत पर पहुँचे जहाँ से फायरिंग आई, और फिर तो ऑब्वियसली वहाँ से फायरिंग हो रही थी, मैं लीड कर रही थी। समहाउ द कॉन्फिडेंस दैट माई पीपल बाय दैट टाइम, एक समय था जब आप में लोग पूछते थे कि महिला कर पाएंगी, दूसरा था जब आपके साथ लोग चलते थे या पीछे भी चलते थे। तो ये जब इंसिडेंट हुआ, जब चरी के खेत से फायरिंग हुई, और फिर बल्कि वो उसके अंदर जो भी क्रिमिनल, हमें क्या मालूम है कहाँ से फायरिंग हो रही है, तो क्रिमिनल जैसे ही आया तो हमने फायर किया यहाँ से, तो वन क्रिमिनल इमीडिएटली वो वहीं पर ढेर हो गया। तब तक दूसरी फायरिंग हुई तो 2 लोग वहाँ पर, फिर ऑब्वियसली फिर हमने सर्च किया, 2 लोग और पकड़े गए। वेपन्स जो उनके पास थी, जो लूटी थी, उसके अलावा उनके पास पिस्टल था, दैट ऑल्सो फैक्ट्री मेड पिस्टल, कार्बाइन, एंड ही वॉज वो इनामी बदमाश था, इनामी ऑन विच यू हैव अ रिवॉर्ड। और पता चला था कि पिछले दिन भी उसने एक ऑटो वालों को मार कर किया था, एंड ही हैड नंबर ऑफ केसेस, सो दैट वाज ऑन द स्पॉट। तो ये मैं कहूँगी कि कैश मिल गया, सब कुछ, एवरीथिंग वाज रिकवर्ड, एंड ऑफ कोर्स द मीडिया हैड अ बिग थिंग टू रोल टू प्ले। और मैं आज तक भी आपको कह सकती हूँ कि मुझे यूपी के लोगों से बहुत प्यार है,
क्योंकि बाहर के होने के, वेदर आप आंध्रा के हो कहीं के भी हो, आपको अपनाते तुरंत है। और हाथरस वालों ने तो मुझे इतना अपनाया कि आज भी फ़ोन करते हैं, और तब तो कुछ गाने गुने भी लिख दिए हाँ हमारे उसमें। अरे क्या बात है। तो जहाँ महिलाओं को एक तरफ कठिनाई होती है, टू शो, बट देयर इफ द women, she is even given that extra mileage to say that you have done a good job. Yeah. But when you did this encounter, the story that I want to know is your husband was posted in Aligarh. Yes. You were in Hathras. Yes. You get this report. Yes. You have 2 children. Yes. Do you, I mean, as an officer, I'm not saying woman officer or a man officer, but male officer. Does a male officer call up home, say, look, I'm getting into this, or no? Or does a woman call up, say, and say, look, I'm getting into a situation which might lead to an encounter? Or you just pick up your guns and you say, we need to chase, forget home, forget family, we just need to chase this, और आप चले जाते हैं। उस वक्त क्योंकि पास में थे, और ये मैं थोड़ा सा पर्सनली, मतलब आई कैन ऑलवेज टॉक अबाउट कि आपने ये किया वो किया, पर एक जो पर्सनल टच है कि उस वक्त घर पे पता था कि नहीं पता था, या घर वालों को बाद में पता लगा, और जब आप गए तो क्या आपने सोचा भी कि मैं घर पे बता तो दूं कि सुनो मैं ऐसी सिचुएशन में जा रही हूँ कि जहाँ पे गोलीबारी होने की आशंका है? तब तो पता नहीं था क्या होगा, तब तो चेस था एक। तो वो क्या सिचुएशन थी उस वक्त? एक्चुअली मुझे जहाँ तक स्मरण आता है कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा जब वी हैव नॉट इमीडिएटली रिएक्टेड एनी क्राइम सीन। ये अलग बात है कि अगर घर में परिवारजन है तो जान जाएगा, हाँ। नहीं, पर है ही नहीं, तो उसको बताने का कहाँ समय है। सो आई रिमेंबर दिस इंसिडेंट नॉट एट ऑल, मतलब सवाल ही नहीं था कि मेरे बच्चे जाने या, बल्कि इस कहानी में बड़ी मज़ेदार किस्सा ये है कि बाद में मुझे पता चला, उस समय तो मुझे नहीं पता चला। तो मेरे हस्बैंड आशीष ने तब मुझे बाद में बताया कि वो एटा में उस समय बाई इलेक्शंस हो रहे थे, और वो बाई इलेक्शंस के लिए वहाँ गए थे। तो सडनली उनका कहना है कि मैं बातें हो रही थी, आप डीआईजी साहब बैठे थे, मीटिंग चल रही थी, तो अचानक धीरे से एक पर्ची उनकी तरफ आती है, और उसमें लिखते हैं कि इनकाउंटर ऑन इन हाथरस एंड तिलोत्मा लीडिंग द टीम। तो अब वो तो वही जाने कि उनको क्या लगा होगा उस समय। तो दैट इज आप कितने भी बड़े पुलिस वाले हो, आप कुछ भी, वो एक पर्सनल फीलिंग तो आती है ना, कोई भी आदमी जान हथेली पे लेके बाहर गया तो वो तो होता ही है। बट ये मुझे जहाँ तक स्मरण आता है, और कई बाकियों का भी, इतना समय ही नहीं मिलता है। इतना कुछ तो इंसिडेंट्स यूपी में तो ऐसे है कि आप में एक जगह हत्या हुई, तब तक दूसरी जगह हुई, तब तक तीसरी जगह हो गई, तो 3 हत्या इन अ डे, तो आपके पास तो सांस लेने का टाइम नहीं है, बताने का कहाँ है। सो दैट रिस्पॉन्स हैज़ टू बी वेरी वेरी क्विक। फिर आप एक टाइम आया कि आप सेंट्रल डेपुटेशन पे चली गई, और पहले यूएन गए आप। हाँ, तो जो यूएन में भी, मतलब आप कोसोवो गई। हाँ, कोसोवो गए। तो वो जो, मतलब, और कोसोवो उस वक्त डिस्टर्ब था। कोसोवो उस समय डिस्टर्ब जो बहुत डिस्टर्ब था, उससे हट गया था। हाँ, उससे हट गया था। But still conflicts were there, but they were on the ending stage. The whole Serbia war had ended, so it was just towards the end of it. So how did that happen? I mean, were you chosen, selected, or did you apply for it? So you have to apply for it, and then you also, फिर आपका एक प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन, जिसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। आप फिर then you get selected and go. But इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे तब तक 12 साल यूपी में हो गए थे। दिस इज़ नहीं 10 years हुए थे। 2000 की बात है ये, 2000 एंड 90 बैच के हम लोग हैं। तो जितनी भी हमारी पोस्टिंग रही आशीष और मेरी, तो वो अलग अलग जगह होती थी। तो उस समय मैं इलाहाबाद में थी 42nd बटालियन में, जब ये आया कि येस यू कैन गो टू यूएन, एंड ही वाज इन शाहजहांपुर। तो ही कॉल्ड मी अप एंड सेड कि ये यूएन की आया है, वुड यू लाइक टू गो। तो मेरा इमीडिएट रिस्पांस था, यूपी तो हमको साथ नहीं रख सकता है, हो सकता है यूएन साथ रख लेगा। तो ये मुझे याद है कि यस, वेरी वेरी क्लियरली, कि तब ये डिसीजन था। और ऑफ कोर्स देन वी वेंट टू यूएन में बहुत सीखने को मिला। 52 नेशंस वहाँ पर थे, एंड आई वाज कोऑर्डिनेटिंग the OSCE, the ICTY as well as the UNHCR, और साथ ही साथ जो वहाँ बाकी अन्य स्टेट्स कंट्री से आते थे, I also used to teach them on the history of that. So that is the first time I started teaching. Okay, that's interesting. Huh? Yes.
पर ये एक अनुभव होता है ना कि भाई हर जगह की पुलिसिंग अलग है, क्योंकि हर जगह के लोग अलग हैं, समस्याएं अलग हैं, कल्चर्स अलग हैं। जब आप इंटरैक्ट करते हैं एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अलग अलग मुल्कों के लोगों के साथ, तो जाहिर सी बात है कि होराइजन थोड़ा ब्रॉडन होता है, आपका ही नहीं बाकी लोगों का भी होता है, क्योंकि वो भी हिंदुस्तान के बारे में एक क्लीशेड इमेज लेके बैठे होंगे, तो उनको भी पता लगता है कि नहीं ऐसे काम होता है। कितना वो इम्प्लीमेंट हो सकता है भारतीय सिनेरियो में, जो कुछ अच्छे इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, अगर चूंकि आप वहां से एक अनुभव लेके आई, तो मैं आई वुड हैव आस्क्ड दिस व्हेन वी वुड हैव टॉक्ड अबाउट ट्रेनिंग, बट आई थॉट कि अभी बात चल रही है कि आपको कभी लगा कि यार ये सिस्टम जो है यहाँ पे ये इतना अच्छे तरीके से होता है, अगर हम भारत में इसको कर पाए तो शायद हमारी पुलिसिंग सुधर जाए, शायद हमारे लिए एक व्यवस्था थोड़ी बेहतर हो। सो मेरा जो वहाँ एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज दो प्रकार का रहा। एक तो रहा कि जहाँ तक पुलिस ऑफिसर्स का एक्सपीरियंस इंडिया में है, खासकर यूपी में, हमारी सिचुएशंस इतनी बृहद है और वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो एक्सपीरियंस्ड हम बहुत हैं। और जब वहाँ पर छोटा छोटा ग्रुप, आपका रेटियस ग्रुप हो गया वो, तो उनकी मैनेजमेंट में उसमें भी वो चिंतित हो जाते थे, जबकि वी वर एबल टू डील विद दो सिचुएशंस मच मोर, हमारी जितनी टीम्स थी। बट एक चीज़ मैंने देखा, उनके सिस्टम्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। द सिस्टम मीन्स द सिस्टम वुड बी दैट इफ़ यू आर सर्चिंग अ व्हीकल, तो आपकी सर्च व्हीकल की जो प्रोफेशनलिज्म उनकी होगी, से दे विल नॉट, मतलब वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे ऑन योर बिहेवियर उनका बहुत विल बी अप बेस्ट बिहेवियर, बट आपका एक एक कोना आपके व्हीकल का ऐसा सर्च करेंगे विच इज़ यू कैन नॉट क्वेश्चन देम एट ऑल। और वही मैंने उनका देखा कि ट्रैफिक का जो डिसिप्लिन है उनका, सर्टन डिसिप्लिन्स, सो मोस्ट ऑफ द थिंग विल कम फ्रॉम द रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एडहेयर करते हैं, आई थिंक दैट कम्स फ्रॉम इट। सेकेंड जो चीज़ मैंने देखी, जो हमको मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में अपनानी पड़ेगी, कि देयर वर नियरली 52 नेशंस, तो जब कमिश्नर ऑफ यूके मान लीजिए, वो और उनके ड्राइवर जब वो साथ में बैठते थे तो वो गाड़ी चलाते थे, तो वो ही वॉज अ ड्राइवर एंड ही वॉज अ कमिश्नर। पर जब वो खाना खाते थे तो बराबर है, तो दोनों बैठते थे। तो हम भी, हमारा भी अगर है सीखने को, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में इट इज़ नॉट आउट ऑफ दैट, एवरीबडी इज़ अ प्रोफेशनल। डिग्निटी ऑफ लेबर, हाँ, डिग्निटी ऑफ लेबर कह दो या प्रोफेशनल कह दो, ड्राइवर इज़ अ प्रोफेशनल, कमिश्नर इज़ अ प्रोफेशनल, ये उनके अपने अपने काम है। दैट डज नॉट मीन दैट जब आपकी इंसानियत की बात है, यू आर सेम ऑन द सेम फुटिंग। तो मुझे लगता है कि अभी भी हमको सीखने की जरूरत नहीं भैया, हमारे यहाँ तो सामंतवाद इतनी तरह हावी है, तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही और ये जरूरी है। और यही बात अगर समाज में अधिकारी वर्ग समझ ले और बाकी लोग समझ ले, तो शायद बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा अपने आप ही। हम आगे बढ़ते हैं, आपकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है ये कि, और एक आपका पीरियड रहा सीबीआई में। अच्छा, सीबीआई जनरली माना जाता है कि सीबीआई से लोग डरते हैं, भाई एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है तो उससे डरना उसको चाहिए जिसने पाप की हो। पर जनरली सीबीआई का नाम जब सुनता है कि सीबीआई आगे, भाई कुछ तो बड़ा गड़बड़ है, तो इट ऑब्वियसली रिप्रेजेंट्स एक्सट्रीम पावर बियॉन्ड द पुलिस फोर्स, इट इज above the police force, has extra power. But while working there, how different was the experience? And हम लोगों ने तो सिर्फ फिल्मों के सीबीआई ऑफिसर देखे कि सीबीआई की रेड पड़ गई, ये हो गया वगैरह, पर एज अ पुलिस ऑफिसर भाई लोग तो वही हैं जो ट्रेन्ड ऑफिसर्स हैं, वही सेलेक्ट होकर के सीबीआई में जाते हैं। तो एज एन ऑफिसर व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग विद एन एजेंसी लाइक सीबीआई एंड यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस, आंध्रा 10-12 साल का आपका यूपी का एक्सपीरियंस रहा, फिर आपका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी हुआ। तो अगर मैं लेमैन अपने ऑडियंस के लिए पूछूं कि भाई कितना अलग है सीबीआई का वर्क स्टाइल, या कितना फ्री है सीबीआई का वर्क स्टाइल मोर देन द पुलिस, क्योंकि पुलिस में भी अपने बंधन है, एक कायदा कानून अधिकारियों पर भी लागू होता है कि ऐसे ही करना है। वो वर्किंग स्टाइल में कितना फर्क था? सो सबसे पहले तो वन मस्ट गिव क्रेडिट टू यूपी, बिकॉज अगर सीबीआई और आईबी बना है तो वो यूपी के बेस पर बना था। तो यहाँ के ऑफिसर्स थे जिन्होंने यहाँ किया, एंड दैट वाज इम्प्लीमेंटेड, एंड सीबीआई एंड आईबीआई हैज़ अ लॉट ऑफ इट बेस्ड ऑन व्हाट वाज गिवन बाय द सीआईडी, जो यहाँ की सीआईडी की इंटेलिजेंस थी सीबीसीआईडी बोलते उसी, हाँ, उसी पर।
और सीबीआई में मैंने देखा इट्स अ वेरी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन. मैंने वहाँ लगभग 5, उससे पहले मैं नेशनल पुलिस एकेडमी में रही थी. देन आई रीच्ड आउट हियर. वेरी वेरी प्रोफेशनल. एंड आई ऑल्सो एट द टाइम वॉज आई हैड द एक्सपीरियंस कि मेरे पास केसेस थे जो सभी वर्ग से थे. वेरी हाई प्रोफाइल केसेस हमारे पास रहते थे. बट आई रियलाइज दैट वहाँ पर इतना स्ट्रक्चर्ड है और इतने लेवल में आपको यू कीप ऑन गेटिंग एडवाइस दैट यू रियलाइज दैट एट द एंड ऑफ द डेट जब आपने इन्वेस्टिगेशन किया है तो इट इज़ अ परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन. सो राइट फ्रॉम द आईओ अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, एक लीगल एडवाइज़र अटैच होगा. ही विल लुक इनटू एवरी लीगल एस्पेक्ट ऑफ इट. फिर मान लीजिए आपके पास एसपी के पास आता है, एसपी के साथ फिर लीगल एडवाइज़र होगा. अगेन दैट विल से दैट ओके जो आपने इन्वेस्टिगेशन किया है, जो आपके सेक्शंस है, जो आपका एविडेंस है, इज़ इट ऑल मैचिंग. देन इट विल कम. आई वॉज देयर एज DIG. इट विल कम टू माई लेवल. एंड आप इसको इंटरेस्टिंग फाइंड करेंगे कि जब मैं वहाँ सबसे पहले गई यूपी में, हमारा एक तरीका था काम करने का. मैं CID में भी यहाँ रही कि अगर कोई केस आता था तो हम अपने सीनियर को कहते थे सर हम आपसे आकर डिस्कस करें, शुड आई कम एंड डिस्कस विद यू. सो मैं वहाँ DIG थी उस समय. ADG मुझे अभी भी याद है, मिस्टर परमवीर सिंह साहब. तो मैंने उनसे कहा, जैसे मेरे पास एक बड़ा केस आया तो मैंने कहा सर कैन आई डिस्कस, कम एंड डिस्कस. उन्होंने कहा वाई. तो हमें समझ नहीं आया वाई. आई सेड सर बिकॉज. तो उन्होंने कहा कि राइट whatever you have to you write, put it on record. हाँ, put it on record. Oh. तब हमें समझ में आया कि no this is not going to do. और हम तो चलो डिक्टेशन देते थे. डिक्टेशन यूज्ड टू बी 40 पेजेस, पर परमवीर सिंह साहब अपने हाथ से लिखते थे 40 पेजेस. So you know that was the level of excellence I can say. CBI is an organization which is professional, which is good, and which certainly is on a sound foundation, I can say. I think one can be proud of this organization. Fantastic, because if everything is being put on record, yes, then you can always go back to it. Yes, there's nothing missing. There's no maneuvering of things. The records never lie. They will always come back and hit. Yeah, they always come back. Even किसी level में अगर stall भी होते हैं, they will always come back and hit. So that record is there. And the beauty of it was that people are selected there. और जब आप जाते हैं तो वी हैव आवर इंडिविजुअल ओपिनियन. उसको ऊपर वाला मुझे नहीं कह सकता कि इसको बदलो. हमारे समय में एटलीस्ट मुझे अपने 5 साल है जिसने किसी ने मुझे ये कहा कि भैया आपने ये गलत लिखा है. पर वो ऊपर अगर मेरे ऊपर है तो वो एविडेंस बेस कहेगा कि दीज आर द न्यू थिंग्स जो मुझे अलग लगती हैं. तो अगर कुछ कहना है तो आप रिकॉर्ड पर कहिए और वही फिर आपके आगे सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल के पास जाता है. लिखना है तो वो अपना राय दें. तो इट इज़ अ गुड ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ सर्टनली अ गुड ऑर्गेनाइजेशन. हम आगे बढ़ गए आपकी जर्नी में. एक किस्सा मुझे याद आ रहा था तो मैं भूल गया आपसे पूछना. वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि आपका बेटा छोटा था और आप उसके साथ जब सोती थी तो AK-47 लेके सोती थी. तो वो किस्सा क्या है मैम जो बगल में AK-47 लेके सोते थे? सो वो मेरी अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं है. मेरा तब बेटा 2 महीने का था. मैं मैटरनिटी लीव पर थी. माय हस्बैंड वो ASP थे पोस्टेड शाहजहाँपुर में. और पुआया विच वॉज एजॉइनिंग, मतलब वो सारा तेराई रीजन है और वहाँ पर उस समय जो खालिस्तान का टेररिज्म का ओवरफ्लो हो रहा था, झाले थे वहाँ पर. तो अक्सर वहाँ पर बहुत सारे ये जो खालिस्तान के टेररिस्ट थे, तो एक अच्छे टेररिस्ट की क्रिमिनल की जो वाइफ भी थी उसको इंटेरोगेट करने के लिए माय हस्बैंड हैड पिक्ड अप. और इंटेरोगेशन में अ ह्यूज बूटी ऑफ मनी एंड वेपन आल्सो ही वाज एबल टू रिकवर. बट इंटरेस्टिंगली जब वो व्हेन के ये बात उनके सामने आई होगी तो जो टेररिस्ट साहब थे उन्होंने कहा कि भाई जैसे इन्होंने मेरी वाइफ को उठाया है हम भी इनकी वाइफ को ऐसे ही उठाएंगे. हाँ, तो अब टेररिज्म का ज़माना है. बड़े बड़े खालिस्तानी टेररिस्ट कोई छोटे तो है नहीं है. तो मेरे हस्बैंड तो वहाँ थे. तो मुझे जब मैं घर में सोती थी रात को तो रात में AK-47 और बेबी साथ में. तो ये तो yes, these are precautions that you have to take. Maybe being a police officer, it was easier for me to keep a AK-47.
अन्यथा I तो can imagine that a young mother with a 2-month-old child with one side with a बच्चा सो रहा है, इधर AK-47 रखी हुई है और comfortably बहुत ही comfort zone में सो रहे हैं. पर did you tell your son this when he grew up कि Yes. सुनो जब तुम छोटे थे तो बगल में He is very fond of hearing these kisses. Yeah. Yes. So sorry, I just remembered this, so I thought we should talk about this. जब आप आपका एक अहम वक्त बीता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में. Yes. आप इको वॉरियर भी आप कही जाती रही और काफी सम्मान आपने उसमें पाए. पर ये वाला पहलू ना बहुत लोगों के सामने आया नहीं, या जनता सोचती भी नहीं है कि पुलिस ऑफिसर्स इन दैट रोल. Yes. भाई आप पुलिस ऑफिसर का एक इमेजिंग होती है कि पुलिस ऑफिसर है, चोर डकैत टेररिस्ट, इनसे लड़ लो भाई, देख लो हत्या हो गई जो एक उसमें सुलझा दो. तो ये एक तो ये रोल क्या था और उस रोल में कितना इम्पोर्टेंट है वो, जिसके बारे में लोगों को भनक भी नहीं है कि पुलिसिंग वहाँ भी होती है. तो भनक तो ऐसी है कि मैं जब दिल्ली फिर से सेकेंड टाइम सेंट्रल डेपुटेशन पर गई तो वैकेंसी ना होने के कारण एक जगह वैकेंसी खुली, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो. तो वहाँ पर जो वर्तमान उस समय आईजी थे वहाँ पर, वो एडिशनल डायरेक्टर कहते हैं, वो हिमाचल काडर के हैं. तो मैं उनको मिलने गई, मेरी बेटी भी मेरे साथ गई हुई थी. तो मैं उनसे मिली और वो फ़ोन पर बात कर रहे थे. तो जब हम बाहर निकले तो फ़ोन पर वो जो बात कर रहे थे वो इसलिए इंटरेस्टिंग है कि जब मैं बाहर निकली तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी आप सीबीआई में एनपीए में रह ली हो और यहाँ अभी आईजी इंटेलिजेंस में, क्या आप बंदरों को पकड़ोगी यहाँ? बिकॉज वो बात जो कर रहे थे वो बंदर संबंधित बात कर रहे थे. तो सो इवन शी वॉज ऑल्सो वंडरिंग वेयर इज माई मदर गोइंग, है ना. सो दिस इज़ अ प्लेस वे यू, बट दैट डे और उसके बाद 7 साल में वहाँ पर रही, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा स्थान रहा होगा अन्य जो मुझे लगा कि इससे इम्पोर्टेंट मुझे ना लगा हो और जो हम कंट्रीब्यूट कर पाए या कुछ कर पाए उसमें. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड. एक जैसे आप कहते हैं कि समुद्र के ऊपर एक दुनिया है और समुद्र के नीचे एक दुनिया है, वैसे वाइल्ड लाइफ का एक यूनिक वर्ल्ड है. वाइल्ड लाइफ क्राइम का एक इलीगल क्राइम जो आप कहें, वाइल्ड लाइफ का इलीगल क्राइम और इलीगल जो बॉर्डर्स क्रॉस करता है इसका, इट इज़ टू द ट्यून ऑफ $20 बिलियन. आप सोच भी नहीं सकते. और 2019 मई में लगभग 50 साइंटिस्ट, एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स ने ये कहा था कि पेपर निकाला यूएन का, उसमें कहा कि जो 8 मिलियन पॉपुलेशन है फ्लोरा फौना की, जीव जंतुओं की, 8 मिलियन में से 1 मिलियन अगले 30 या 40 साल में ख़त्म हो जाएगा. और यही स्थिति हिंदुस्तान की है. हमारा अगर अपना देखें तो कोई सुंदर जीव या जंतु नहीं है जो यहाँ नहीं है. मतलब आप देख लिए टाइगर, जो दुनिया भर में कहाँ बहुत सीमित देश में है और हमारे यहाँ सबसे मैक्सिमम है. वन हॉर्न राइनो हो गया. वन हॉर्न राइनो को अब वो होता है लगभग 3000 किलो का राइनो, और उस 3000 किलो के राइनो को उसका एक हॉर्न होता है जो लगभग 1 किलो का है. उसके लिए इट इज़ शॉट डाउन, और जो शॉट डाउन के बाद इट हमारे बॉर्डर्स को पास कर इट गोज़ टू म्यांमार, वियतनाम, चाइना एंड सेल्स फॉर 3 करोड़ 3 करोड़ का एक हॉर्न. तो इस किस्म का इसमें आप सोचिए कि वेदर इट इज़ दिस और इट इज़ आ स्किन, या हमारे एलिफेंट के टस्क्स हैं, छोटी छोटी प्रजातियां जिसको आप समझें. पेंगुलिन, जब हम शुरू में गए यहाँ WCCB तो लोगों ने कहा पेंगुलिन, हमने सोचा इनको अंग्रेज़ी नहीं आती है, पेंगुइन बोल रहे होंगे. तो आई एम टॉकिंग ऑफ द लैक ऑफ आर नॉलेज, जो हमारी नॉलेज की कमी है. और फिर जब देखा कि कितने ये पकड़े जाते हैं, बेबी बहुत मुश्किल से बेबी दे पाता है ये इन कैप्टिविटी, और इसकी फ़ोटो देकर इनको बैंकॉक जहाँ जहाँ भेजते हैं. तो दे स्केल्स. बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है. जब मैं इसको करती थी तो मैं यूपी आई तो जावेद अहमद साहब डीजी थे. तो मैंने कहा सर आपके टर्टल और टॉर्टोइसेस सारे थाईलैंड में पहुंच रहे हैं हज़ारों की तादाद में, आप ऐसा क्यों नहीं करते, वाई डोंट वी वर्क टुगेदर. तो हमने एक अभियान चलाया और उसी में मुझे लगता है 15-20 दिन में 6000 टर्टल टॉर्टोइसेस इसी एरिया से जो आपके जा रहे थे, यहाँ से जाते हुए नेपाल या आदि जा रहे थे. तो पकड़ने के बाद पकड़ तो लिए. थोड़े दिन के बाद आशीष मेरे हस्बैंड ने उनको फ़ोन किया कि सर एक काम है.
तो उन्होंने कहा तुम्हारा वैसा काम तो नहीं है जैसा तिलोत्तमा का काम है। तो कछुआ उन्होंने कहा नहीं पकड़ने। सर क्या हो गया। तो उन्होंने कहा पकड़ तो लिए, अब वो सारे मेरे थानों में घूम रहे हैं, हाँ, उनके साथ क्या करना है। तो यू नो रिहैबिलिटेशन ऑफ द स्पीशी बैक टू इट्स इट इज आल्सो Habitats, yeah. सो टर्टल टॉर्टोइसेस एयर, अगर हम देखते हैं उसको तो फ्लाइट से आपके जो चेक इन बैगेज है उसमें वो लिटरली अगर आपने सॉक्स देखे होंगे, सॉक्स में बांध कर, तो अगर मान लो कि 500 टर्टल टॉर्टोइसेस गए हैं तो उसमें से 200 बचेंगे, तो उसमें भी अ कैरियर विल गो, यहाँ से वहाँ जाएगा। तो देयर इज़ सो मच अर्निंग इन दिस, वी बस्टेड रैकेट्स एंड रैकेट्स। आप समझ नहीं सकते हैं कि वेदर इट वॉज शार्क फिन आप हाई सीज़ पर शार्क को मारते हो, फिन को ले आते हैं, ड्राई करते हैं और सूप के लिए चाइना जाता है, चाइना और जापान, जहाँ पर वो शादी में अनिवार्य है उसको पिलाना। तो कोई स्पीशी नहीं है। रेप्टाइल्स, हाँ, reptiles कोबरा तो- वेनम, हाँ। इट इज़ कमिंग इनटू द कंट्री। और सो मेनी सीजर्स हमारे होते हैं ऑन वेरियस एयरपोर्ट्स, जहाँ जहाँ से फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर्स, आपका भले ही वो साउथ अफ्रीका से आ रहा है, एंड इट इज़ वेरियस फॉर्म्स ऑफ रेप्टाइल्स, और लोग पेट के रूप में इंडिया में रखते हैं। तो वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दिस। हमने देखा है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, फॉरेन पोस्ट किताबें हैं, किताब के बीच में स्पेस की हुई है, उसमें छोटे छोटे स्पाइडर बेबीज रखे हुए हैं। सो यू नो दिस इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। पर बहुत हमने इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जागरूकता करना, कि लोगों को पता हो कि आपके एरिया से क्या निकल रहा है या क्या हो रहा है। और इसके लिए हमने सभी एयरपोर्ट्स पर भी इंश्योर दैट हर स्क्रीन पर हम ये स्पीशी दिखा पाए कि ये जा रही है। रेलवे स्टेशंस पर कोई ऐसी जगह नहीं थी जब हमने कोशिश नहीं की एजेंसीज़ को, सभी एजेंसीज़ को लेकर, वेदर इट वॉज कस्टम, वेदर इट वॉज एयरपोर्ट अथॉरिटी, रेलवेज़, तो 20 या 25 एजेंसीज़ हम लगातार महीने में 2 या 3 मीटिंग करते थे कि हमको मिलकर कैसे काम करना है। तो बहुत इसमें काम हुआ, पर मुझे लगता है कि स्टिल इट इज़ एज यू से बिल्कुल सरफेस का काम है, अभी बहुत काम है कि मैम इसमें। जागरूकता तो चलिए एजेंसीज में फैलाना समझ में आता है, एक संवेदनशीलता भी जरूरी है जनता में कि Yes. भाई अगर मुझे पता है कि मेरे पीछे नदी में या मेरे पीछे कुकरैल में ये प्रजाति है और इसकी स्मगलिंग हो रही है और मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर मैं नहीं भाई पुलिसिंग कितनी हो जाएगी। अगर जैसे क्राइम को लेके एक संवेदनशीलता होती है ना, कि कोई एक्सीडेंट होता है तो कोई ना कोई फोन करके बता देता है, या कोई हत्या होती है तो कोई रिपोर्ट कर देता है, इसको लेके संवेदनशीलता भी शायद लोगों में भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम एक मंगूस, आपको जी। न्योला जिसको आप जी, देखते हैं, जी। न्योला आपके जितने ये सदर्न स्टेट्स है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इनमें से इनको जो वहाँ के ट्राइब्स हैं उसको इकट्ठा करते हैं, वो तो खाते हैं। इसका ऊपर से जो वूल है इसको शेयर कर कर फिर ये आता था बिजनौर उत्तर प्रदेश में। यहाँ हम लोगों की एक रेड में इतना वूल मिला जिसमें पता चला कि 10,000 मंगूस को मारा गया होगा। तो हम आई डोंट थिंक सो वी आर इवन अवेयर कि व्हाट इज़ द सॉर्ट ऑफ दिस इज़ क्राइम। तो मुझे लगता है कि इसमें जो हम कहते हैं इनह्यूमन ट्रीटमेंट, हम कहते हैं कि इन एनिमल ट्रीटमेंट, दिस इज़ नॉट ओनली किलिंग बट इन एनिमल ट्रीटमेंट, जिस तरीके से इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। वो जो पहली कॉल थी कि क्या बंदरों को पकड़ेंगे, पर वो एक्चुअली बंदरों को बचाना जरूरी है हाँ, बंदरों को और बाकी बचाना सबको भी जरूरी बचाना है। बहुत जरूरी है। मैम कोई ऐसा मैंने सुना था खाली उड़ते कि कोई ऐसा ऑपरेशन जहाँ पे यू वर्कड अक्रॉस बॉर्डर पुलिसिंग Yes, sir. एंड एजेंसीज एंड एक्चुअली कॉट पीपल रेड हैंडेड, कोई ऐसी कहानी हो? Actually, there are so many. मतलब I will say in our own tenure of 7 years, must have got nearly more than 3,000-4,000 of these Yeah. poachers. And of course, number of हमारे बहुत सारे operations हुए because they are undercover. This thing where we have worked with whether it is Nepal, whether it is Bhutan, जो हमारे सरहदी हैं, जी। और यहाँ तक कि yes, बैंकॉक तक से भी we have been able to get back criminals from there on extradition. तो हुआ है काम, डेफिनेटली बहुत हुआ है। और एक किस्से में तो 24-48 घंटे में ही 3 टाइगर जो मारे गए थे, 3 tigers within 48 hours we were able to recover from आपके बिहार में। अब बिहार से लेकर वो तब तक पता महाराष्ट्र पहुंच गया था, तब तक 48 घंटे में नेपाल पहुंच गया था। तो ये 48 घंटे में द रिकवरी वाज ऑफ 3 tiger skins, bones, 16 poachers. So this is the sort of even the speed that you need to work with this. And Yes, coordination between multiple and coordination, yes.
उसका एक नेटवर्क है, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क, सावन, तो वी आर वर्किंग टुगेदर विद देम, उनके साथ इकट्ठा काम करते थे। नेशनल इंटरनेशनल फ्रंट पर भी बहुत अच्छा है, बहुत सारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है, बहुत जागरूक है इसकी ओर, पर धरातल पे क्या हो रहा है उसमें और इम्प्रूव करने की नहीं, ज़रूरत और है। ये जानना बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमको पता ही, जैसे अब अपने नेवले वाली बात बताई कि लोगों को फर्क, नेवला है ठीक है, मर गया, मतलब उस नेवले का बिजनेस कितना बड़ा है, स्मगलिंग हो रही है, वो कहाँ से फर बन के आएगा, क्या बन के आएगा, आपको पता ही उसका नहीं। वो कैमल ब्रशेस, जो ब्रशेस होती हैं, जी, जो पेंटर होता है अगर उसकी ब्रश को यूज़ करता है तो उसमें रंग नहीं लगता है, नेवले जल्दी की, निकल जाता नेवले है। की, यस, ओह, तो वो जो आर्टिफिशियल ब्रशेस हैं उसके अगेंस्ट ये प्रेफर किया जाता है। सो दैट इज़ वेयर दीज ब्रशेस गो, तो ब्रशेस बनाई जाती है। so each art actually यस, is यस, has been used by Nevla's blood. हाँ, बल्कि हम कहते भी थे, है ना, प्लीज़ डोंट यूज़ ब्लड, है ना, फॉर दिस आर्ट। It's actually pretty scary when you hear यस, this, yeah. यस, तो उसके बाद आप वापस यूपी आ गई और उस रोल में अब आप हमारे सामने आज बैठी हुई हैं, और यहाँ पर भी आपने कहा कि भाई मैंने नेवले बचाए, टाइगर बचाए, ये सब काम किया, और मैं यहाँ पे अब मैं सो एक तरह का अभूतपूर्व काम हुआ है यूपी पुलिस की ट्रेनिंग में। और सबसे बड़ा जो जो खबर, मतलब मेरे पास जो मुझे पता लगा और सबको पता लगा कि आपने डबल कर दिया। जो जो रिक्रूट्स 30,000 होते थे, आपने कहा कि हम 60,000 करेंगे। और डबल करने का मतलब आसान नहीं होता ना, कि ऐसा तो है नहीं कि सब खाली पड़ी थी जगह और सबको पता था कि भाई यूपी पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या नहीं। तो एक तो ये फैसला लेना, और अगर मैं कि ये फैसला लेना कि भाई हमको ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हमको एक ट्रेंड पुलिस फोर्स की ज़रूरत है, तो वो उस फैसले के लेने में और उसको इतनी तेज़ी के साथ इम्प्लीमेंट करने में what went through your mind? I really need to understand this, कि ये अचानक से एक महिला अधिकारी जो बंदर बचा रही थी, वो अगर यूपी आ जाती हैं और वो कहती हैं कि भाई सुनो, ऐसा है कि हमको एक ट्रेंड फोर्स की ज़रूरत है, मेरा अनुभव है, मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है, और ऑब्वियसली सिस्टम हैज़ टू सपोर्ट यू एंड यू टू वर्क विद द सिस्टम। So what went through your mind? Yes. And if I may ask, कि what are the changes that as a layman मुझे देखने को मिलेंगे, कि मेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आएगा इस पुलिस ट्रेनिंग से, कि मैं अगर बाहर निकलता हूँ नागरिक की तरह। सो इंटरेस्टिंगली ये पहले हम लोगों ने तैयारी की थी 30,000 रिक्रूट को ट्रेन करने के लिए। इससे पहले यूपी में कभी 14 या 16,000 से ज़्यादा ट्रेन नहीं हुए, और अगर हुए भी हैं तो 16 या 18, उनमें से 7-8 हज़ार सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में हुए। सो हमारी क्षमता इतनी नहीं थी पहले, पर जब ये बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखी गई और ये भी हुआ कि रिक्रूटमेंट 60,000 का हो गया है, तो उन्होंने कहा कि 60,000 की ट्रेनिंग की तैयारी करिए। तो उन्होंने जो बात कही वो हमें भी ये बात हमारे सामने भी आई कि जब रिक्रूटमेंट हो ही गई है तो ट्रेनिंग तो हमें करनी है। पर उन्होंने ये भी कहा कि देखिए अन्य स्टेट्स में देख लीजिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस में देख लीजिए, जगह यदि वहाँ पर है। तो मैंने पूरे सारे हिंदी भाषी स्टेट्स में जाकर बात की और साथ में पैरामिलिट्री में भी की। इंसिडेंटली बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस समय हर जगह रिक्रूटमेंट हो रही है और ट्रेनिंग भी हो रही है। तो कुछ ने हमको कहा कि हम आपको 200 कर देंगे, 400 कर देंगे, तो हमने कहा उससे कोई फ़र्क नहीं है, आपके 200-400 हैं तो वो भी हमें दे दीजिए, क्या 60,000 हैं तो वहाँ हम इसको कर लें। तो फिर बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे सामने कि ये हमें 60,000 लोगों को ट्रेन करना था। तो इसके लिए ऑब्वियसली राइट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के आपके हमारी अपनी कैपेसिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की अब दोहरी हो गई, पहले 6,000 थी, अब 12,000 है। पर फिर जो हमारी ट्रेनिंग सेंटर्स है हर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर जाकर ये इंश्योर करना कि हमारे बैरक की स्थिति बढ़ जाए, जहाँ पर हमारे बेड है सिंगल बेड की जगह बंक बेड कर देना, जहाँ पर आपके पंखे, मान लीजिएगा अगर आपके पंखे सीलिंग में लो है तो साइड फ़ैन लगाने, भैया बंक बेड के साथ तो ये नहीं लग पाए। किचन जहाँ पर आपका 200 लोगों का था, मान लीजिए 400 का, वहाँ 1500 लोगों के लिए किचन करना है, तो किचन की व्यवस्था, बर्तन की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, कपड़े हैं धोएंगे तो उसको सुखाने की व्यवस्था, फिर उसके साथ ही साथ फिर पढ़ाने की व्यवस्था। क्लास, दिस इज़ माई क्लास। अब मैं वही पुराना क्लास तो नहीं चला सकती है ना, आई नीड अ स्मार्ट क्लास। अब मेरे कांस्टेबल्स पढ़े लिखे आते हैं, एंड वो भी उनकी भी एक्सपेक्टेशंस है,
पब्लिक की भी एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे कि भाई आप हमको देंगे पुलिसमैन, पुलिस ऑफिसर्स, दे शुड बी वेल इक्विप्ड, वेल लर्नड। सो जब तक मैंने उनके लिए वो इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करूँगी, हाउ कैन आई सेंड दोज गुड एंड एक्सीलेंट ऑफिसर्स। तो एक तो था उनके रहने का इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी गुड, ही शुड फील डिग्निफाइड, उसको डिग्निटी लगनी चाहिए। एग्जैक्टली मैम, जो पहले होता था कि जनरली मैंने तो पीएससी कैंप्स देखे हैं और बाकी कई कुछ सेंटर्स देखे, जनरली रहने की जगह नहीं होती थी, बाथरूम शेयर्ड हैं, बहुत कम है, महिलाओं को बड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि यू नो मेन कैन स्टिल नल के नीचे भी नहा लेते थे, पर तो इट वाज जस्ट लाइक कि भाई देखो तुम पे एहसान हो रहा है, तुमको ट्रेनिंग के नाम पे तुम आ जाओ, तुमको एक जगह मिल जाएगी सोने की। और वो बहुत ही टफ कंडीशंस में रहते हुए वो ट्रेन होते थे। वो जो एक, जैसे आपने कहा कि एक डिग्निफाइड एक्सपीरियंस, कि आपको जब आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप पेड़ के नीचे बैठ करके टाट पट्टी बिछा के बैठ रहे हैं, आप एक स्मार्ट क्लास में जा रहे हैं और एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर के अच्छे से ट्रेन हो रहे हैं। तो ये मस्ट हैव टेकन अ लॉट ऑफ स्टेप, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज करना। सो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज़, देखिए वेरियस लेवल्स पर है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको चेंज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको सारी सुविधाएं देनी है। आप जहां आपका 400 की कैपेसिटी है, 1600 की, तो आपको बिजली, पानी, नहाने का पानी, पीने का पानी, यू नो। सो दीज आर वेरी माइन्यूट डिटेल्स, हर माइन्यूट, यहाँ तक कि मच्छर के लिए भी मच्छरदानी, या आपकी जाली है तो ये सुनिश्चित करना कि जाली, भाई आपकी जाली लगे। मौसम अब बरसात का मौसम है तो प्लीज़ इंश्योर कि मच्छर से हम कैसे बच। तो दैट माइन्यूट डिटेल, बट इट इज़ नॉट ईजी। 60,000 के लिए किट, आप सोचिए आपके बारात आनी थी 400 की, पहुँच गई मान लीजिए 4,000 की, तो आप क्या करेंगे। तो आप, जो आपकी परिस्थिति है, आपकी मनसा होनी चाहिए अच्छी, है ना, आपकी मनसा होनी चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा दें। तो इसमें मैं ये कहूँ कि ये मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, ट्रेनिंग कराइए, अच्छी ट्रेनिंग कराइए। और जो 6 महीने की ट्रेनिंग थी, उन्होंने कहा 9 महीने की ट्रेनिंग कराइए। तो जब हमारे स्टेट के मुखिया भी इस बात को कहते हैं तो एक और उस पर एक बड़ा स्टैंप लग जाता है। तो हमारा और हमारे वर्कफोर्स जो ट्रेनिंग का है, उनका तो उनकी तो सोच ही ये थी कि वी शुड बी एबल टू रीच आउट टू एवरीबडी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारी कोशिश है कि उसको इम्प्रूव, बट क्लासरूम वी आर ट्राइंग टू, कि हमारी आज कोशिश है कि क्लासरूम, जो हमारा क्लासरूम अच्छे से अच्छे स्कूल में हो, वैसा हम क्लासरूम आज के कांस्टेबल्स को देना चाहते हैं। और उसके लिए हमने अपने टीचर्स को, अपने पीटीआईज़ को, आईटीआईज़ को ट्रेन ही नहीं किया है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग में किया है, पेडागोजी में किया है, और पीटीआईज़ और आईटीआईज़ को लेवल, अलग अलग लेवल तक ले गए, यहाँ तक कि मास्टर ट्रेनर्स एंड हेल्थ कोचेस। हेल्थ कोच, मुझे लगता नहीं कि देश भर में भी कंसेप्ट आया होगा कि आपको उसका पूरा वेलनेस देखना है। A constable is not only a constable, his whole wellness, you know, right from his nutrition, so he should be injury free, वो लाइफ लॉन्ग अपना देख पाए कि मैं अगर करता हूँ ट्रेनिंग तो किस लेवल तक मेरी रहे कि ज़िंदगी भर में उसको यूज़ कर सकता हूँ। और साथ ही साथ मटेरियल, अब मटेरियल तो ऐसा नहीं है कि 60,000 के लिए अचानक आप बना देंगे, दे देंगे। सो मुझे लगता है कि पिछले 6 महीने में मेरे सारे ट्रेनिंग सेंटर्स ने इतनी मेहनत की है कि हर लेसन का एक लेसन प्लान बनाया है, बहुत सुंदर लेसन प्लान बने हैं। उस लेसन प्लान में आई थिंक हाईएस्ट क्वालिटी यूनिवर्सिटी में बन सकता है वो, कि ये लेसन प्लान में टाइम दिया हुआ है आपका, ये है, ये पीरियड है, ये लेसन, दिस इज़ द लेसन। हर चीज़ के लिए आप कितना कितना बोलेंगे, क्वेश्चन आंसर है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज़ द लर्निंग। और उसके साथ हर लेसन प्लान, लगभग 1200 लेसन प्लान है, उतने ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए गए हैं। तो वो छोटा काम नहीं है, 1200 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट पर। और उसके साथ उसको और क्या पढ़ना है, कौन सा वीडियो विच कैन हेल्प हिम, यू नो, व्हाट इज़ द अदर मटेरियल दैट कैन हेल्प। सो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ, एंड वी नाउ, आज की तारीख में हमने पेन ड्राइव पर हर टीचर को वो प्रोवाइड किया है। और अब टीचर्स को भी ट्रेन किया आपने मल्टीपल लेवल्स, तो मल्टीपल लेवल, सब्जेक्ट वाइज, एंड वी आर ऑल्सो लुकिंग एट रिसोर्स पर्सन। तो हमारी कोशिश है कि हम अपना बेस्ट उनको दे पाएँ। और किस लिए दे पाएँ, वो तो इसलिए कि वी आर एबल टू, जो पब्लिक एक्सपेक्टेशन हमसे है और या हमारी प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशन अपने से है, वी शुड बी एबल टू राइज टू दैट, हम मतलब वहाँ तक पहुँच पाएँ। मैम, 2 चीज़ें हैं इसमें, मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा आपसे। एक तो ये है कि एक जाहिर सी बात है कि एक कांस्टेबल, एंड चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर वो एक अच्छी ट्रेनिंग पाता है तो जाहिर सी बात है कि वो एक अच्छा कॉप बनता है, मोर प्रोफेशनल, रादर देन कि भाई सरकारी नौकरी मिल गई पुलिस की, हम गमछा डाल के चल देंगे। अब तो जो
एक ज़माने में एक अप्रोच था, खासकर यूपी में Yes, yes. था। तो एक वो उस लेवल पर, और एक उस अच्छे कॉप से नागरिकों को कितना फर्क पड़ेगा, बिकॉज क्या हमें पुलिस से डरना चाहिए या क्या हमें पुलिस हमारी दोस्त होनी चाहिए, यही एक फर्क हमेशा रहता है, जो एक ट्रेंड कॉप और एक अनट्रेंड पुलिस। तो आपने, जाहिर सी बात है कि आप कुछ इस बारे में भी कुछ एफर्ट्स किए गए होंगे कि सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स हैं और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस फॉर द पर्सन हु इज बीइंग ट्रेन्ड। सो ये दो चीज़ों पे मैं आपके विचार जानना चाहूँगा कि एक तो वो हाउ इज द लाइफ चेंजिंग फॉर द पर्सन हु इज बीइंग ट्रेन्ड, एंड हाउ एम आई गोइंग टू रिसीव अ बेटर पुलिस, अ फ्रेंडली पुलिस फोर्स ऑन ग्राउंड। ओके, सो अगर हम देखें कि अभी तक ज़्यादातर जो ट्रेनिंग होती थी, ट्रेनिंग पर 3 एस्पेक्ट्स पर होती थी। यू स्पोक ऑफ नॉलेज, यू स्पोक ऑफ स्किल्स, यू स्पोक ऑफ एटीट्यूड। नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड। तो एटीट्यूड एंड में आता था, पहले नॉलेज, फिर स्किल आई, फिर एटीट्यूड आया। अब हम उसको रिवर्स कर दिए हैं। इट शुड बी आस्क, एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज, ASK। Okay. सो माई एटीट्यूड हैज़ बिकम फर्स्ट। मेरे लिए एटीट्यूड सबसे पहले है। तो ये एटीट्यूड हम कैसे बदलेंगे? अब सामान्य नागरिक या परेशान नागरिक या पीड़ित नागरिक या दुविधा में पड़ा हुआ नागरिक या जिसके साथ कोई घटना हो गई है नागरिक, वो जब थाने पर आता है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक संवेदनशील वहाँ पर पुलिस वाला हो जो उसकी बात सुने। तो वो तो प्राथमिक है। जैसे अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर पर, आपकी बीमारी तो अलग है, आपका डॉक्टर कितना ही एक्सपर्ट हो, पर अगर आपसे अच्छे से नहीं बात को तो आप तो आधे मर जाते हैं। तो हमारे भी ये सोच है कि सबसे पहले यदि इस प्रकार का कोई व्यक्ति आता है तो थाने पर हमारे हर व्यक्ति जो वहाँ पर है वो एक संवेदनशील, तो दैट इज़ एटीट्यूडनल चेंज दैट इज़ रिक्वायर्ड। हम उसके लिए सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग। उसके बाद अगर मैं लेती हूँ कि यही कॉप अगर स्ट्रीट पर है, रोड पर है, उसको मान लीजिए किसी को टिकट देना है, सर्विलेंस करनी है, या मान लो कि गाड़ी की सर्च करनी है, सो वहाँ उसको वो संवेदनशीलता की ज़रूरत नहीं है। दे ही नीड्स टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द पर्सन। तो मान लीजिए आपने गाड़ी सर्च की, तो आपने गाड़ी में उसको कहा कि माफ़ करिए, मुझे आपकी गाड़ी सर्च करने की आवश्यकता है। आप बाहर निकलेंगे तो जो भी हमारी प्रक्रिया है, टैक्टिक पूरी आनी चाहिए कि इस तरीके से निकलेंगे, आप ऐसे खड़े होंगे, वो एक टैक्टिक है। पर मधुरभाषी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उसको सर्च करने के बाद आप कहेंगे कि थैंक यू, धन्यवाद आपका, सॉरी आपका मैंने टाइम लिया, पर मुझे इसकी आप ही की सुरक्षा के लिए मैं इसको कर रहा हूँ। तो आप देखिए इससे क्या मैसेज जाता है ना। तो वो मैसेज बिल्कुल अलग है। तो आप अपना काम कर रहे हैं, वेदर इट इज टिकट आप दे रहे हैं, भाई आप सर आपने गलत किया है, आपके टिकट है, बट हैव अ गुड डे, अच्छा दिन आपका रहे, है ना। तो मुझे लगता नहीं है इसमें कोई बहुत लगता है। तो ये भी हमारी कोशिश है कि हम इस ट्रेनिंग में ये अवश्य कराएं। तीसरा, मान लो एक डेमोन्स्ट्रेशन है या राइट्स है, तो उसमें इट इज़ बट ऑब्वियस कि वी विल हैव टू हैव दी राइट ड्रिल, है ना। राइट की राइट ड्रिल होनी चाहिए, है ना। अगर हमें लाठी चार्ज करना है तो हमें लाठी चार्ज करना पड़ेगा, रबड़ बुलेट यूज़ करना है तो हमें रबड़ बुलेट, हमें डिस्पर्स करना। बट एट द सेम टाइम हमें ये ध्यान में रखना है कि ये मेरा दुश्मन नहीं है ना, ही इज़ माई सिटीज़न। इसकी मांगे हैं जो ये मांग लेकर आया है। अब उस मांग में मुझे उसको शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कितनी मेरी से आवश्यकता है, ना कि एक आदमी आपका डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है और 2 लोग उसको लाठी से पीट रहे हैं। हमारे सामने जब कभी कभी ये इमेजेस आती हैं, वो हो सकता है कि 100 में 100 लोगों ने किया है, पर वो इमेज कैरी करती है। सो ये अलग एस्पेक्ट्स है जिसमें हमारे ट्रेनिंग को हमें ध्यान देना है। और उसको ट्रेनिंग को हम कैसे ध्यान देंगे? सो हम जो कोशिश है और बोलने की कोशिश है, और टीचर्स को भी हम बता रहे हैं कि जब मेरे पास एक कांस्टेबल आता है, सबसे पहले है कि मैं उसको कैसे ट्रीट करती हूँ, हाउ डू आई ट्रीट माई कांस्टेबल। मैं वाइल आई एम टीचिंग उसको अपने नॉलेज बैंक, स्किल बैंक बहुत अच्छा होना चाहिए, पर मेरा एटीट्यूड भी उसकी तरफ ठीक होना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि भाई तू सिपाही है, तू यहाँ बैठ, तू यहाँ खड़ा हो, तो बट मुझे उसके साथ भी गुड बिहेवियर करना है ना। मुझे भी उसके साथ संवेदनशीलता रखनी है, मुझे उसके साथ एम्पैथी रखनी है, मुझे उसके साथ अंडरस्टैंडिंग रखनी है। मतलब अगर उसकी सो दैट इज़ द सॉर्ट, वो वहाँ आता है। वो जो आप प्रोफेशनलिज्म की बात कर रही थी कि ड्राइवर जो है वो उस वक्त ड्राइवर है, बाहर निकल के वो बराबर है। सो
तो वो वही Yes, बात जो हम डिग्निटी की बात कर रहे yes. थे। हाँ, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम कहें कि भाई तुम बाहर जाओ नागरिक के साथ तो ऐसे हो जाओ, पर हम आपके साथ ऐसे हैं। हाँ, तुम भी तो नागरिक हो। हाँ, जब हम आपको ट्रेन कर रहे हैं, आप सिपाही हैं पर नागरिक भी हैं, तो आप में वो सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो आपको नागरिक के बिहेवियर के लिए चाहिए। तो इसीलिए हम लोग बहुत, अभी आपको बताऊंगी कितना हम सॉफ्ट स्किल के लिए, पर इसके अलावा देखिए आज की तारीख में लगभग 60,000 हमारे जो अभी कांस्टेबल्स ट्रेन हुए हैं, उसमें 12,000 महिला कांस्टेबल्स हैं। सो जब वो साथ ट्रेनिंग करेंगे या आप ट्रेन होकर बाहर भी निकलते हैं, तो आपका आपस में क्या व्यवहार है? आप जेंडर सेंसिटाइज्ड हैं, आप हैरेस करते हैं वेमेन को, आपको उनकी दूसरी नज़र से देखते हैं। यदि आप साथ ही नहीं बैठ सकते हैं, अगर आप साथ ही नहीं बैठ सकते तो काम कैसे करेंगे, यू नो। सो द आइडिया इज़ दैट हमें वो भी ब्रेक करना है, वो बैरियर ब्रेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो मेल कांस्टेबल है, फीमेल कांस्टेबल नॉट इम्पॉर्टेंट। आप दोनों कांस्टेबल हैं, दोनों बराबर ट्रेन होंगे, दोनों बराबर ड्यूटी देंगे और आप एक दूसरे की इज्जत करेंगे। और मेल सुपीरियरिटी और मेल फीलिंग को हमें हटाना होगा। हमें अपनी लड़कियों को सशक्त करना होगा। यू नो वेपन है आज की तारीख में। आप कौन से युद्ध में जाकर बाजुओं से रेसलिंग करते हैं? यू हैव वेपन, आप भी वेपन है, उसके पास भी वेपन है। सो वी हैव टू ट्रेन देम द बेस्ट। सो दैट इज़ माई, मैं यदि देखती हूँ तो मेरा ये मानना है कि आज अगर आप थाने में जाएंगे तो अगर हेड मॉडरेट साहब से पूछेंगे कि कितनी संख्या है यहाँ कांस्टेबल की, तो आपको कहेगा 40 कांस्टेबल हैं और 10 महिला कांस्टेबल हैं। तो मैं वो दिन देखना चाहती हूँ जब वो कहे कि भाई 30 कांस्टेबल है मेरे पास, यू नो। तो वो हमारी ट्रेनिंग से आना चाहिए, धीरे धीरे ट्रेनिंग से, हमारी मानसिकता से। और इसको सपोर्ट कौन करेगा? इसको सपोर्ट करेगी फैमिलीज़। फैमिली भी उस, इफ़ योर फैमिली डज नॉट सपोर्ट यू और कहे कि भाई तुम लड़की हो, तुम तो सारा काम करो, कोई बात नहीं, तुम 8 घंटा 12 घंटा 24 घंटा ड्यूटी देकर आई हो तो करोगे। लड़का है तो आप कहोगे नहीं, आपको सब कुछ आपको दे देंगे। तो ये जो हमें, मुझे याद है, मैं आपको इंसिडेंट हाँ बताती हूँ कि ये 15 साल पहले की बात है कि हम दिल्ली से हैदराबाद फ्लाइट से जा रहे थे। तो सडनली अनाउंसमेंट हुआ दैट सो एंड सो द पायलट ऑफ दिस इज़ कुछ मान लीजिए रीटा, है ना। तो जैसे ही उन्होंने सुना, मेरे पीछे जो बैठे थे 2 आदमी लोग थे, उन्होंने कहा अरे आज तो गए, महिला चला रही है। हाँ, सो मेरा ये चाहे वो कहना जहाज था, चला रही हो, चाहे हाँ, गाड़ी चला रही हो, एटीट्यूड वही है। हाँ, पर फिर 15 साल के बाद अब आप देखिए ना, नाउ ऑल विमेन क्रू, है ना। अब कोई नहीं पूछता। आप कई बार सुनते हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेडी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। सो मेनी प्रोफेशंस में फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ भी हमें, यदि हम चाहते हैं कि, और ये भी जानते हुए कि देखिए इट इज़ नॉट ओनली men who have issues and crime, women and children have so much. So कभी कभी women are better disposed, you know, to look at that. So that professionalism हमें उन्हें देना है और at the same par रखना है. So ये, this is I think should be the aim of any training. And public की expectations भी हमारे से, हम जब अपने कांस्टेबल को कहेंगे he is an officer, my constable is an officer, पब्लिक भी कहेगी मेरा कांस्टेबल ऑफिसर है, तो हमें वहाँ पहुँचना है। और मेरी, हाँ, और मेरी अपेक्षा ज़रूर है कि मेरा मन है, मेरा सोच है, मेरी अपेक्षा है, मेरी कोशिश है और मेरे जितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, अब 11 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऑफिसर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर वर्किंग टुवर्ड्स अ सिंगल गोल। देयर इज़ नो डाउट, वी हैव टेकन राउंड्स एंड राउंड्स। हर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मेरा ऑफिसर 3-3, 4-4 बार रहा, और मैं स्वयं अपने आप बहुत सारी जगह गई हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं 112 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाकर जो वहाँ पर है उनसे बात करूँ। मेरी कोशिश रहेगी। तो ये हमारी कोशिश है, छोटी सी कोशिश। और नहीं मैम, मुझे जैसे आपने कहा कि मंशा होनी चाहिए, और मंशा है तो हम वी कैन लुक फॉरवर्ड टू अ गुड फ्रेंडली यूपी पुलिस फोर्स ऑन द ग्राउंड। और खासकर उन लोगों की भी जिंदगियां बदलेंगी। दे विल गेट इनटू अ मोर डिग्निफाइड वे इन द पुलिस फोर्स रादर देन जस्ट गेटिंग अ जॉब कि भाई हमें नौकरी मिल गई कर रहे हैं, और वो उनको गर्व होगा। और अगर इस तरह से वो करते हैं तो, चूंकि आप महिलाओं की बात कर रही थी, तो मुझे लगा कि ये बात आपसे करना ज़रूरी है। एक प्रयास आप ट्रेनिंग में ये कर रही हैं, पर लार्जली जेंडर बायस एग्जिस्ट करता है। आप एक कोशिश कर रही हैं कि वो धीरे धीरे खत्म हो, और वो ग्राउंड लेवल से शुरू होगा तो शायद
यू नो इन 2 3 4 साइकिल्स, जैसे आपने कहा कि 15 साल में फर्क परसेप्शन में आया है, वो आएगा। पर जेंडर बायस जो एग्जिस्ट करता है, और उसके 2-3 रीजंस हैं। शायद जब पुलिस फोर्स बनाई गई होगी तो शायद सोचा ही नहीं गया होगा कि महिलाएं इसमें काम करेंगी, तो उनके लिए फैसिलिटीज ही नहीं सोची गई होंगी। उनके नजरिए से शायद जब रूल्स लिखे गए होंगे तो कोई महिला उस बोर्ड में रही नहीं होगी कि उस नजरिए से रूल्स बनाए जाएं। तो आपका एक अनुभव है, यू नो, एंड बीइंग अ पुलिस आईपीएस, फीमेल आईपीएस ऑफिसर, somebody who's achieved through her hard work, got transferred so many times, but you know, worked here and there, and has so much experience. अगर एक ही ट्रेनिंग में तो एक अटेम्प्ट आप कर रहे हैं, पर जनरली इफ आई मे आस्क यू कि व्हाट ऑल कैन बी डन टू टैकल दिस जेंडर बायस in terms of larger picture. Yes. So in UP police, yes, you know, there's something that in the training part you're implementing it. But in a larger picture, और क्या किया जा सकता है to reduce, eliminate तो immediately नहीं होगा, लेकिन to let's say to cut down the gender bias and make women more at par. If I say there's 3 things to do, you know, that can be done to change things. So you know, it is important to see, like if you're looking at the men, तो आप उनकी प्रोफाइलिंग करते हैं और उनके लिए वैसी ट्रेनिंग कराते हैं, वैसा इक्विपमेंट करते हैं। सिमिलरली फॉर विमेन, आई कैन स्टार्ट विद माई ओन एक्सपीरियंस कि जब हम नेशनल पुलिस एकेडमी में थे अंडर ट्रेनिंग, हम 90 बैच के हैं और 72 में फर्स्ट लेडी ऑफिसर आई थी। तब से लेकर हम जब रूट मार्च में जाते थे तो डांगरी पहनते थे। जो डांगरी होती थी वो सिंगल डांगरी होती थी, एंड 20 किलोमीटर वॉक के लिए आप जाओ तो यू हैव नो वे कि आप नेचर्स कॉल के लिए आप जा सकते हो। सो बट उसके बाद जब हम लोग स्वयं अपने आप 2002 में नेशनल पुलिस एकेडमी गए और इस बात को जाना और समझा, तो ये चेंज हमने 2 पीस डांगरी में किया। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसी प्रकार से लेट अस से विमेन को जो शील्ड दी जाती है, अब तो थोड़ा थोड़ा बदला जा रहा है, केन है, शील्ड है, हेलमेट है आपके, तो आपके आकार और आपके लिए बैठते ही नहीं है। हाँ, बड़े होते हैं। योर इट इज़ बिगर, है ना। सो इट इज़ नॉट। अब आप ये बताइए कि अगर अमेरिका का आदमी है तो 6 फुट है, हिंदुस्तान का आदमी 5 फुट 5-7 इंच है, हाँ। और अगर जापान का आदमी है तो ये और छोटा है, तो उसका मतलब ये कि वो सैमुराई नहीं हो सकता है ना। ही कैन बी द बेस्ट, नो। तो हाइट, वेट, ऑल दैट शुड बी आउट ऑफ कंटेक्स्ट, नो। थिंग इज दैट दिस इज अ पर्सन, दिस इज अ ट्रेनी, है ना, मेल और फीमेल, हाउ कैन आई बेस्ट शेप, है ना। मैं इसको सबसे अच्छा कांस्टेबल कैसे बना सकते हैं, तो उसको वो हमें इक्विपमेंट देना होगा, उसको वो ट्रेनिंग देनी होगी, उसको वो प्रोफाइलिंग करनी होगी। अच्छा, उसमें भी हम देख सकते हैं कि अब सब तो मैराथन नहीं दौड़ सकते हैं, ऑल कैन नॉट रन 100 मीटर रेस, बट हमारे ऐसे दुनिया में महिलाएं हैं जो हमारे आदमी को 100 मीटर में पछाड़ देंगी ना। सो ये भी हम, व्हेन आई वाज देयर, मैं अपनी बात कहती हूँ कि मसूरी में हम लोग जब गए तो 350 लोग थे, 350 शिमला के रहने वाली, आई बिलोंग टू शिमला, तो हमको चलना पुलना पहाड़ तो कुछ नहीं था। तो 11 लोग, एक भरासू पास है, लगभग 18,000 फीट का है, तो 11-12 लोगों में 2 महिला हम ही चुने गए, तो हमने वो पास भी किया। तो जो आदमी, जो मेन वहाँ थे, नहीं कर पा रहे, जो हाफ रहे थे पीछे, हाफ रहे थे। और वही कहानी आपकी एकेडमी में थी कि बहुत सारी लड़कियां लड़कों से आगे हैं। तो ये जो हम कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं, आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट थिंग वी हैव टू। सेकेंड इज़, आप छोटी छोटी सुविधाएं अभी भी आपको नहीं, मैंने हाल ही में जब मैं CBI में भी थी तो हमारे पास टॉयलेट ही नहीं होता था इफ़ यू वेंट टू अनदर बिल्डिंग। तो अगर हमारी महिला कांस्टेबल को, लेट अस से, अगर उसको शी हैज़ टू डील विद सिचुएशंस, राइट, सो इट इज़ लकी दैट वी हैव पिंक बूथ्स नाउ। आप देख रहे हैं ना, पिंक बूथ है, तो देयर इज़ अ प्लेस शी कैन गो टू, है ना। तो हम कुछ जो मेन का वर्ल्ड नहीं सोच सकता है, वो ज़रूरी है कि विमेन भी उन जगह हों जहाँ वो समस्या कर, और फिर उसके बाद हम कहें, जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो इंटरेस्टिंग है, जो किसी ने थोड़े दिन पहले ही कॉइन करके कहा, दैट इज़ कॉल्ड एज कंफर्टेबल डिस्क्रिमिनेशन। कंफर्टेबल डिस्क्रिमिनेशन है कि आपने महिला को एक जगह रख दिया कि भाई आप हेल्प डेस्क पर यहीं रहो, अब वो भी बड़ी कंफर्टेबल हो जाती हैं कि ठीक है भाई, हमारे लिए तो यही अच्छा है, हाँ। तो वो कंफर्टेबल डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है उसको देना, शी हैज़ टू बी पुश्ड टू डू हर वर्क, है ना। जो उससे एक्सपेक्टेशन है कि आपको ये, देयर आर टाइम पीरियड्स, मे बी व्हेन शी हैज़ अ बेबी, यू हैव टू गिव हर लीव, मे बी यू हैव टू सपोर्ट हर, बट देन
35-40 years of your service, 25 can be very good. Yes. You know, she can equal any man. So I feel that, you know, मुझे लगता है कि पहले तो हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, और हमें नहीं बदलना होगा, हमारे लड़कियां जो आती हैं उनको अपना स्वयं का दृष्टिकोण बदलना होगा कि हम वीक नहीं हैं, हम बराबर हैं. मैं ऐसा महसूस नहीं करती हूँ. मैं जब एकेडमी में भी थे तो लड़कों को 2-4 को तो पटक देती थी. क्या बात है. नहीं, आप बोल दीजिए, बुला लीजिए तो मैं आपको दिखाऊंगा. तो वो हाथ चलाते तो हमें ज़्यादा दम था, है. तो ये हमारी बात है ना, हमारी शक्ति की बात है. तो ये पहले तो, दूसरी बात हमारी ये हो गई, और तीसरी बात सोसाइटी को भी एक्सेप्ट करना है. तो सोसाइटी ऑल्सो मस्ट एक्सेप्ट, पुश, फैमिलीज मस्ट गिव देम. हाँ, कि खाली प्रोफेसर बन जाओ, ये बन जाओ, नहीं भाई, अगर फोर्स में जा रहे हो तो जाओ और बराबरी से लड़ो. बराबरी से लड़िए. एक बात इस बात से निकली मैम, आपने जैसे बताया कि जब आप, so people who were above you, you know, were not very comfortable when you came in your first couple of postings, and the whole idea कि यार एक महिला को भेज दिया, कैसे करेगी, क्या करेगी, and obviously you proved them wrong. पर ऐसा भी हुआ होगा कि जब आप as you grew, you know, in positioning, and now you reached, you know, at the DG level, there must be people uncomfortable working under you also. That bias कि यार महिला बॉस है, ये अब तो महिला को जाके सैल्यूट करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, जो खासकर उत्तर प्रदेश का एक सामंतवादी अप्रोच होता है ना, कि भाई अरे अब ये बताएंगी हमको कि कैसे करना है. तो कभी ऐसा कुछ फेस किया आपने? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं कई जगह इस बात को कहती हूँ कि बॉसेस से तो प्रॉब्लम हुई कभी कभी, यार ज़्यादातर हो भी जाती थी कि कर पाएंगे, है ना. आप, मैं जब टेहरी में पोस्ट हुई और मेरे हस्बैंड पौड़ी में पोस्ट हुए, टेहरी तो सामान्य छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी कर ले. तो उस समय के डीजी साहब ने मुझसे पूछा, जबकि वो मुझे बहुत हाई, ही वाज यूज्ड टू होल्ड मी हाई, कि तुम उसको कर पाओगी. सो यू नो, ये जो क्वेश्चन मार्क आता है हमारे सामने, तो ये मुझे लगता है कि ये एक बायस, एक जो बायस होता है, ये बायस के ही कारण आता है. पर जहाँ तक सबॉर्डिनेट्स आपने मुझे पूछा, मुझे याद नहीं आता कि जिस दिन से मैंने ये वर्दी पहनी है और आज तक, कि किसी ने मुझसे ये, मुझ में ये थोड़ा शक भी डाला है कि दे सस्पेक्ट माई, आई एम नॉट एबल टू डू इट. एंड आई रिमेंबर आई वॉज, जब मैं बनारस में मैं पोस्टेड थी या यहाँ भी थी, आई यूज्ड टू लीड माई टीम, आई यूज्ड टू गो ऑन. मतलब अगर आपको पकड़ना है क्रिमिनल, मैं उनके साथ भागती थी. तो हो सकता है हम कुछ से बराबर ना भाग सकते, पर कुछ से तो आगे भी भाग सकते हैं ना. हाँ, नहीं, जैसे हाथरस वाला, इट्स अ टीम वर्क. हाथरस वाला किस्सा, इफ यू लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड लीडिंग एन एनकाउंटर फ्रॉम द फ्रंट, ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि भाई जनता ने भी सर पे बिठा दिया कि भाई देखो कि ये आगे बढ़ के, you know, she is no less than anybody else. Yes, I agree, and that is what I am saying, that this workforce of 60,000 together should not be 12,000 and that, है ना. हाँ. It should be a 60,000, 60,000 के लोग हैं हमारे, और वो सेम ट्रेन किसी भी जेंडर में हो. And yes, and there should be कि at the end till 35-40 years वो सभी वो करते हैं जो एक वहाँ पर सिपाही हमारा कर रहा है. और साल दर साल अगर वैसी फोर्स तैयार होती रहेगी तो कुछ साल में पूरा नक्शा बदल जाएगा फोर्स के. यू नो, एक प्रोफेशनल फोर्स तैयार हो जाएगी. अब एक आखिरी बात, मजा तो बहुत आ रहा है, मतलब बहुत लंबी बात हो सकती है ये, पर अगर आपको अपनी पुलिस फोर्स, जो आपके जो ट्रेनीज हैं, अब आज आगे भविष्य में जो लोग आ रहे हैं या आना चाहते हैं पुलिस में, अगर उनसे आपको एक बात कहनी हो कि, यू नो, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, इफ यू हैव टू जस्ट से वन थिंग टू देम, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, एंड कीप इन माइंड व्हेन दे थिंकिंग ऑफ जॉइनिंग द फोर्स, तो क्या वो एक बात क्या होगी? सो यू नो, मुझे लगता है कि हमने जब वर्दी धारण कर लेते हैं तो वर्दी में बहुत ताकत है. कौन सी ताकत है? ये ताकत हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत, यू नो, हमारे कानून की ताकत, रक्षा करने के रूप में हमारी ताकत. एक वर्दी पहनते ही कोई भी आ जाए, मुझे लगता है कि कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति आ जाए तो पब्लिक उसको नहीं देखती है. एक बच्चे से लेकर ऊपर तक एक वर्दी के अंदर, क्योंकि वो रक्षा की भावना उसमें देखता है. तो मुझे लगता है कि कभी कभी हम देखते हैं कि इसी वर्दी में हम इसको सोचते हैं कि इससे हटकर हम थोड़े सिंघम बन जाए. नहीं, कभी सिंघम बन जाए या किसी एक्ट्रेस जो मूवी में है उसके तरीके नहीं. वर्दी की शान, यू नो, अब मैं जितने भी हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें जो हमारा मिरर होता है, उसमें मिरर में लिखा होता है ऊपर, क्या मेरी वर्दी दुरुस्त है. मैं उसमें बदल कर लिखना चाहती हूँ,
माई यूनिफॉर्म इज़ माई प्राइड, मेरी यूनिफॉर्म ही मेरी शान है, नो दिस इज़ माई प्राइड। एंड वंस यूनिफॉर्म इट, ये तो पूरा मुझे लगता है कि आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही आप में भर देता है। और एकेडमी में मुझे याद है अच्छे से, हम जब ट्रेनिंग पूरी करते हैं तो वहाँ स्टेप है लगा हुआ, स्टेप में उस स्टेप पर लिखा हुआ है इन द सर्विस ऑफ द नेशन। ये स्टेप अब आप पार कर रहे हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग है ना, आप इन द सर्विस ऑफ द नेशन। तो जनता की, आपके पब्लिक की, आपके और आपके देश की, और पब्लिक तो आपको ऐसे ही सर आंखों पर रखती है। मैंने तो मेरी भी एक्सपीरियंस फील्ड में रहा है, वो आप थोड़ा भी करते हैं तो उनके सर आंखों पर है। तो जनता बहुत अच्छी है, केवल हमको उन तक खरा उतरना है। तो दो बातें बड़ी मजेदार बात हुई मैम आपसे। ये तय हुआ कि अगर मंशा हो तो व्यवस्था बदलने में अगर अड़चने आती भी हैं तो आदमी कर ही लेता है। Yes. और पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में अगर ये सिलसिला चलता रहा तो यूपी को कम से कम एक ज़्यादा प्रोफेशनल, ज़्यादा संवेदनशील और ज़्यादा चुस्त दुरुस्त पुलिस फोर्स ग्राउंड पर देखने को मिलेगी। और जैसा कि मैम ने कहा कि भाइयों, जो लोग ट्रेन हो रहे हैं उन्हें सिंघम बनने की आवश्यकता नहीं है, एक अच्छा संवेदनशील पुलिस वाला बनिए, जनता आपके साथ रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।